किसी भी कंट्री में, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो लेजिस्लेटिव रहता है या फिर जो लेजिस्लेचर रहता है, लेजिस्लेचर मतलब ऐसा पावर या फिर ऐसी अथॉरिटी जो लॉज बना सकते हैं। तो जो लेजिस्लेचर रहेगा, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में जब भी कोई लॉ बनेगा तो उस लॉ के बनने के पीछे का प्रोसीजर क्या है, वो प्रोसीजर को हमें पढ़ना है। अब बड़ा इजीली तो हमने बोल दिया, मतलब इसके पहले भी कई बार ये बातें हुई कि भाई कोई भी बिल लोकसभा में पहले ले आओ या फिर राज्यसभा में ले आओ, मेजॉरिटी मिला तो यहाँ से पास हो गया, फिर दूसरे हाउस में चला गया। लेकिन ये प्रोसीजर इतना ईजी नहीं है। ये बड़े मुश्किल से, अगर हम लोग एकदम प्रॉपर प्रोसीजर को देखें तो कोई भी बिल बड़े मुश्किल से जो है वो लेजिस्लेचर में पास होके प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट का साइन रहेगा और तब जाके वो लॉ बनेगा। तो वो प्रोसेस को हमें देखना है, उस प्रोसीजर को हमें देखना है। बिल के टाइप्स हमने इसके पहले भी डिस्कशन में लिया है। 4 लगभग हमें बिल्स के टाइप्स दिखते हैं। एक तो वो बिल ऑर्डिनरी बिल होगा, या फिर वो बिल मनी बिल होगा, या फिर पहले अमेंडमेंट बिल रखते हैं, अमेंडमेंट बिल, या फिर वो मनी बिल होगा या फाइनेंशियल बिल। अब फाइनेंशियल बिल भी 2 टाइप के होते हैं, आज ही हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल बिल 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2। तो अभी हम लोग जो प्रोसीजर देखेंगे, उस प्रोसीजर को अगर हमें पूरा देखना है, अच्छे से देखना है, तो हम लोग कंसिडर करके चलेंगे कि हम लोग ऑर्डिनरी बिल के पास करने के प्रोसीजर को हम लोग देखने वाले हैं कि ऑर्डिनरी बिल जब रखा जाएगा तो उसे किस तरीके से पास किया जाता है। ऑर्डिनरी बिल किसे कहते हैं, चलो हम वो भी पहले समझ लेंगे। अमेंडमेंट बिल तो क्लियर है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चेंजेस करना है, अगर हमें किसी आर्टिकल को निकालना है या फिर नए आर्टिकल को ऐड ऑन करना है, या फिर जो आर्टिकल है उसमें ही कुछ हल्के फुल्के चेंजेस करना है, तो हमें एक बिल लाना पड़ेगा। जब वो बिल पास होगा तभी हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर पाएंगे, उसको हम लोग कहेंगे अमेंडमेंट बिल। साल में एक बार मनी बिल आता ही है, क्योंकि हर साल पार्लियामेंट बजट रखेगा, और जिसे हम लोग बजट कहते हैं, बजट पास होना मतलब ही मनी बिल पास होना, ठीक है। तो मनी बिल कुछ अलग नहीं है, मनी बिल मतलब बजट ही। अमेंडमेंट बिल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए रखा गया एक मोशन, एक रिजोल्यूशन। और फाइनेंशियल बिल जो है वो मनी बिल के ही रिलेटेड है। वो क्या है हम लोग देखेंगे। ऑर्डिनरी बिल क्या, ऑर्डिनरी बिल मतलब कोई भी कॉमन लॉ अगर बनाना है तो उसके लिए हमें जो बिल लाना पड़ेगा उसे हम लोग ऑर्डिनरी बिल कहेंगे। जैसे एग्जांपल लेंगे कि पूरे देश भर में अगर हमें प्लास्टिक बैन करना है, तो बैन करना है तो उसके लिए तो फिर आपको लॉ मतलब बिल लाना पड़ेगा। जब तक वो बिल पास नहीं होगा लॉ नहीं बनेगा, लॉ नहीं बनेगा तो लॉ को हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए अब जैसे प्लास्टिक बैन, इसके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। ऑफकोर्स इस बिल को हम लोग ऑर्डिनरी बिल कहेंगे। लास्ट टाइम ट्रांसपोर्टिंग के लिए बहुत सारे नए रूल्स आए थे, मतलब वो जो हिट एंड रन वाला जो मामला था उसके लिए भी कुछ आया था। ऑफकोर्स अगर उसके लिए लॉज लाना है हमें, तो उसके लिए भी जो बिल रखना पड़ेगा वो ऑर्डिनरी बिल ही रहेगी, ठीक है। मैक्सिमम टाइम एग्जाम्पल, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया कि साल भर में लगभग 60 एवरेजली बिल जो है वो पास होते हैं। वो 60 बिल्स में से ना लगभग 59 बिल ये ऑर्डिनरी बिल रहते हैं। बड़े मुश्किल से एक आध अमेंडमेंट बिल हो, बड़े मुश्किल से एक आध फाइनेंशियल बिल हो। मनी बिल तो एक रहता ही है, ठीक है, लेकिन वो सेशन ही अलग रहता है। लेकिन 2 सेशन में जो बिल्स पास होते हैं उसमें लगभग 99.99% ऑर्डिनरी बिल रहेंगे। तो हम लोग ऑर्डिनरी बिल का ही प्रोसीजर देखेंगे कि ऑर्डिनरी बिल को पास करने का क्या प्रोसीजर है। किसी भी बिल को पास करने के लिए उस बिल को लगभग 5 स्टेजेस और 3 रीडिंग्स से जाना रहता है। तो एक बड़ा प्रोसीजर है, 5 स्टेजेस एंड 3 रीडिंग्स। जब कोई बिल पूरे के पूरे अपने 5 के 5 स्टेजेस पूरा करेगा, तीनों की तीनों रीडिंग अगर पूरा करता है, तभी जाके वो बिल एक लॉ हो सकता है, ठीक है। तो ये 5 स्टेजेस क्या, 3 रीडिंग्स क्या है, उसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब फिर से एग्जाम्पल के लिए हमने वैसे भी लिया है कि ये बिल जो है ये ऑर्डिनरी बिल है। तो ऑर्डिनरी बिल है और हाउस में मतलब पार्लियामेंट में अगर 2 हाउस है तो आप ऑर्डिनरी बिल को किसी भी हाउस में ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि देखो कैसा है कि मनी बिल अगर रहता है या फिर फाइनेंशियल बिल रहता तो थोड़े रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं।
अमेंडमेंट बिल को भी लेके कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन ऑर्डिनरी बिल को तो बिल्कुल भी नहीं। आप ऑर्डिनरी बिल को पहले लोकसभा में भी ला सकते हो या पहले राज्यसभा में भी ला सकते हो। हम एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं कि ऑर्डिनरी बिल हमें रखना है और हमें पूरा प्रोसीजर देखना है कि बिल कैसे पास होते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए हम पहले उसे लोकसभा में रखते हैं। तो सेकेंड हाउस राज्यसभा ये बेटर रह जाएगा हमें समझने के लिए, ठीक है। तो जब भी ये बिल लोकसभा में रखा जाएगा, जब जिस समय रखा जाएगा उस समय से स्टार्ट होने वाला है इस बिल पे फर्स्ट स्टेज और इस बिल का फर्स्ट रीडिंग, दोनों चीजें एक साथ शुरू होती हैं, फर्स्ट स्टेज एंड फर्स्ट रीडिंग। तो एग्जाम्पल के लिए हमने ये बिल रखा है लोकसभा, तो जिसे भी ये बिल रखना है, पहली बात तो ये ऑर्डिनरी बिल है, तो पहले इसे हम ये भी समझते हैं कि ऑर्डिनरी बिल कौन रख सकता है, ऑर्डिनरी बिल क्या रह सकता है। ऑर्डिनरी बिल ये प्राइवेट मेंबर बिल भी रह सकता है या फिर ये पब्लिक मेंबर बिल भी रह सकता है। अगर वो प्राइवेट मेंबर बिल है मतलब उसे बस कोई ऑर्डिनरी मेंबर रख रहा है, लेकिन अगर वो पब्लिक मेंबर बिल है तो वो बिल कोई मिनिस्टर रख रहा है। अगर कोई मिनिस्टर ने बिल को रखा है तब उसको हम लोग पब्लिक मेंबर बिल कहेंगे, और सिर्फ अगर वो मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा है, अगर उसने बिल रखा है तो उसे हम लोग प्राइवेट मेंबर बिल रखेंगे। तो ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल कोई भी रख सकता है, प्राइवेट मेंबर बिल भी रह सकता है, वो पब्लिक मेंबर बिल भी रह सकता है। जिसे भी इस बिल को रखना है पहले वो सबसे पहले लोकसभा के स्पीकर का प्रियर रिकमेंडेशन, क्योंकि उनके जब तक उनका परमिशन नहीं मिलेगा इस बिल को नहीं रखा जाएगा। तो वो जो मेंबर है या फिर जो मिनिस्टर है स्पीकर से परमिशन लेगा, स्पीकर से परमिशन लेके स्पीकर उस मेंबर या मिनिस्टर को एक दिन देंगे और उस दिन फिर उस बिल को प्रेजेंट किया जाएगा। तो जिस दिन भी अब जो भी दिन डिसाइड हुआ है, जिस दिन इस बिल को प्रेजेंट किया जाने वाला है, उस दिन क्या होगा, दो ही काम होने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेज एंड फर्स्ट रीडिंग में दो ही काम हो रहे। ऊपर ऊपर की चीज़ें तो बस कॉमनली हमने रख दिया है कि चलो ठीक है हमने लोकसभा में रखा है। अब वो ऑर्डिनरी बिल है इसलिए वो कोई मेंबर भी रख सकता है या फिर मिनिस्टर भी रख सकता है। जिसे भी रखना है स्पीकर का परमिशन लेना है, स्पीकर का परमिशन मिल गया मतलब एक दिन मिल गया, एक समय मिल गया। अब जो दिन भी और जो भी समय मिला है उस दिन दो ही काम होने वाले हैं फर्स्ट स्टेज एंड फर्स्ट रीडिंग में। वो दो काम ये, जो भी मिनिस्टर या मेंबर इस बिल को रख रहा है वो इस बिल का टाइटल डिक्लेयर करेगा कि भाई बिल का टाइटल क्या है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, उस बिल का टाइटल है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स, महिला सशक्तिकरण बिल। तो वो बस टाइटल बताएगा कि भाई बिल हम जो लाने वाले हैं वो बिल का टाइटल क्या है। टाइटल क्यों बताया जा रहा है वो भी मैं बताता हूँ। पहले हम लोग दोनों काम खत्म कर लेते हैं। एक ही काम हो गया, उसने टाइटल डिक्लेयर कर दिया, और दूसरा काम, एक बार टाइटल डिक्लेयर हो गया तो फिर जो स्पीकर थे, लोकसभा के जो स्पीकर हैं, वो उस बिल को उसी दिन इंडियन गैजेट में पब्लिश कर देंगे। अब ये इंडियन गैजेट क्या है? तो पार्लियामेंट में जो भी काम चलते हैं ना, जितने भी काम चलते हैं, जो भी मोशंस रखे जाते हैं, रेजोल्यूशंस रखे जाते हैं, बिल रखे जाते हैं, वो बिल वो रेजोल्यूशन पास हो ना हो डजेंट मैटर, रखे गए हैं वो आपको इंडियन गैजेट में मिल जाएंगे। आपको इंडियन गैजेट कहाँ मिलेगा? आपका गूगल बाबा देगा। आप डालो सर्च बार में इंडियन गैजेट 2025-26। लास्ट ईयर में जो भी 2 सेशन हुए हैं, 2 सेशन में जितने भी दिन काम चले हैं, उन जितने भी दिनों में जो भी बिल्स या रेजोल्यूशन हमने रखा है सारा का सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, सारा डिटेल मिल जाएगा। अभी विंटर सेशन खत्म हुआ 21 दिसंबर को, उसका सारा काम भी आपको इंडियन गैजेट में मिल जाएगा। तो वो स्पीकर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाउस में जो भी काम हो रहा है वो पब्लिश किया जाए पब्लिकली। तो पब्लिकली पब्लिश करने के लिए उससे पब्लिश किया जाता है इंडियन गैजेट में, कि हम देख सके कि क्या काम कर रहे हैं ये धुरंधर जो बैठे वहां पे, हमने छोड़ा है उनको वहां पे लोकसभा में, तो उनके सारे काम हमें इंडियन गैजेट से क्लियर हो जाते हैं। तो दो ही काम हमने फर्स्ट स्टेज फर्स्ट रीडिंग में किया। एक काम हुआ उसका टाइटल, दूसरा हुआ उसको इंडियन गैजेट में पब्लिश करना। एक ज़रूरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात, इस फर्स्ट स्टेज एंड फर्स्ट रीडिंग में इस बिल को लेके कोई भी डिबेट नहीं होता, कोई डिबेट नहीं होगा। डिबेट के लिए ये समय ही नहीं है, डिबेट के लिए अभी समय है, मतलब ये समय तो नहीं है। अब यहाँ जो स्पेशली दो ही काम हुए,
तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है टाइटल डिक्लेयर किया गया, तो टाइटल डिक्लेयर करने के पीछे का मकसद क्या है, तो अब हम लोग इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट स्टेज फर्स्ट रीडिंग का मकसद क्या रहता है, ये स्टेज लेने का मकसद क्या है, या फिर ये रीडिंग लेने का मकसद क्या है। इसका एक ही मकसद है और वो ये कि उस हाउस के ज्यूरिडिक्शन के बाहर का कोई भी सब्जेक्ट उस हाउस में ना आए, उस हाउस के ज्यूरिडिक्शन के बाहर का कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी बिल, कोई भी मोशन, कोई भी रिजोल्यूशन उस हाउस में ना आए। इसीलिए हमने टाइटल पहले पब्लिश किया। अब जैसे एग्जांपल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स, इस टॉपिक, इस सब्जेक्ट पे बिल लाने का राइट और इसके ऊपर लॉ बनाने का राइट पार्लियामेंट को है क्या, ये हमें देखना पड़ेगा। तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेके लॉज बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन 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 हमने इसके पहले भी डिस्कशन किया है, हमें बाद में भी पढ़ना है। देखो हमने पढ़ा है कि सेंट्रल लिस्ट रहता है, स्टेट लिस्ट रहता है, कॉन्करेंट लिस्ट रहता है। सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लॉ लाएगा, स्टेट लिस्ट के टॉपिक में लेकिन सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट। अगर गलती से वो मिनिस्टर और वो मेंबर जिसने अपना बिल लाया है वो अगर किसी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है तो फिर उस बिल को यही रोकना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो उनकी ज्यूरिडिक्शन में आता नहीं है। ठीक है, और एक एग्जांपल बता दो, ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे 2-3 दिन के बाद, कि किसी भी स्टेट में, किसी भी स्टेट के लेजिस्लेचर में लेजिस्लेचर काउंसिल मतलब विधान परिषद, ये रहे या ना रहे, ये डिसाइड करने का राइट ये असेंबली का है, पार्लियामेंट का नहीं है। लेकिन एग्जांपल, पार्लियामेंट ने, किसी मिनिस्टर ने बिल रख दिया, अमित शाह जी ने बिल रख दिया कि महाराष्ट्र का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको डिसॉल्व कर दिया जाए। आपके लेजिस्लेटिव में या फिर आपके ज्यूरिडिक्शन में ये बात नहीं आता है। समझ में आई बात? तो हमने टाइटल क्यों डिक्लेयर करवाया? चेक करेंगे हम लोग कि ये चीजें, ये टॉपिक, ये बिल लोकसभा या फिर पार्लियामेंट के ज्यूरिडिक्शन में आता है क्या। अगर इसमें डाउट क्रिएट हो कि भाई ये हमारे ज्यूरिडिक्शन में आता है या नहीं, अगर ऐसा डाउट हुआ तो स्पीकर अब नेक्स्ट स्टेज लेगा। नेक्स्ट स्टेज क्या? तो स्पीकर अटॉर्नी जनरल को इनवाइट करेंगे। अटॉर्नी जनरल कौन रहते हैं? हाँ, इसके पहले हमारा हुआ है ना डिस्कशन। अटॉर्नी जनरल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट, लॉयर, जो सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर डाउट हुआ, देखो भाई क्या है, लीगल नॉलेज उसके पास है, लीगल एडवाइजर वो है एक्चुअली, वो बता पाएगा कि ये सब्जेक्ट जो है, ये टॉपिक जो है, ये आपके ज्यूरिडिक्शन में आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो अगर डाउट क्रिएट हो तो उस समय पे स्पीकर अटॉर्नी जनरल को इनवाइट करेंगे, अटॉर्नी जनरल आएंगे, वो डिबेट कर पाएंगे और उसके बाद ये मामला क्लियर होगा कि ये सब्जेक्ट, ये बिल इस हाउस में आ सकता है कि नहीं आ सकता। क्लियर? सो फर्स्ट स्टेज फर्स्ट रीडिंग का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें ये चेक करना है कि ये बिल हमारे ज्यूरिडिक्शन में आता है या नहीं। डन? वैसे 2 ही काम हुए इस फर्स्ट स्टेज में, टाइटल हमने डिक्लेयर किया और उसके अलावा इंडियन गैजेट में ये पब्लिश हो गया। ठीक है, उसके बाद एक बड़ा काम जो चलता है इस बिल पे वो चलेगा नेक्स्ट स्टेज में। ठीक है, इतना काम हुआ, एक बार इंडियन गैजेट में पब्लिश हुआ। अच्छा, और एक बात ना मैं इसको क्लियर कर दूं, एक बात एकदम याद रखो बेटा, कुछ भी हो जाए वो चीज़ इंडियन गैजेट में पब्लिश होने ही वाली है। लीगल बात थी ना, छुपके तो हमने कोई किया नहीं ना, इंडियन गैजेट में पब्लिश होगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, किसी मेंबर को आज के दिन का समय था ही नहीं, लेकिन फिर भी भाई साहब उठे और उन्होंने बिल रखने की कोशिश की। अब हाउस में बिल तो रखा गया, उसका बिल इंडियन गैजेट में पब्लिश होगा क्या? नहीं होगा, आपको समय नहीं था, गेट आउट। दूसरी बात, समझ के चलो कि स्पीकर ने ऑलरेडी उस मिनिस्टर या मेंबर को टाइम दिया था कि आपने इस दिन बिल रखना है, उस दिन वो नहीं आया, उस दिन प्रेजेंट नहीं है, उस दिन प्रेजेंट नहीं है, वो 2 दिन के बाद बिल रखेगा। लेकिन भले वो उस दिन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन स्पीकर ने टाइम दिया था ना, उसी दिन वो बिल जो है वो पब्लिश किया जाएगा, उसी दिन हो जाएगा। वो 2 दिन के बाद आया, 2 दिन के बाद उसने इंट्रोड्यूस किया बिल, तो वो 2 दिन के बाद फिर क्या उसको इंडियन गैजेट में पब्लिश करने की जरूरत है क्या? नहीं, एक ही बार होगा। ठीक है, और जरूरी बात, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो बिल रख के पास हो गए वही इंडियन गैजेट में रहेंगे। नहीं, वो पास हो ना हो डजेंट मैटर, रखे गए ना हाउस में, इंडियन गैजेट में पब्लिश हो गए। ठीक है,
आपको कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन लेना हो, लोकसभा में क्या चल रहा है, राज्यसभा में क्या चल रहा है, कभी टीपी करते करते खोल दो इंडियन गैजेट और देख लो कि इस सेशन में इन्होंने क्या क्या चीज़ें रखी हैं। आपको समझ में भी आएगा कि किस तरीके से बिल रहते हैं, उसके क्या प्रोविजंस रहते हैं, देख लेना कभी इंडियन गैजेट, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेज एंड फर्स्ट रीडिंग में हो जाएगा। इतना काम हुआ कि उसके बाद फिर शुरू होगा इसी बिल पे सेकेंड स्टेज एंड उसका सेकेंड रीडिंग। तो हम लोग हैं लोकसभा, फर्स्ट स्टेज ऑन रीडिंग में टाइटल डिक्लेयर हो गया, इंडियन गैजेट में पब्लिश हो गया। अब उस बिल पे काम होगा शुरू। तो काम शुरू होगा, तो काम शुरू करने के पहले क्या किया जाएगा? तो सबसे पहले सेकेंड स्टेज में पहला काम ये होगा कि उस बिल के सारे कॉपीज ये बाकी मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। भाई मेंबर्स को तो पता चले कि बिल क्या है, किस बात पे अभी हम लोग लॉ बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कॉपीज हम लोग मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये होने के बाद जिसने बिल रखा था, वो मेंबर रहे या मिनिस्टर रहे, जिसने बिल रखा था वो इस बिल के ऑब्जेक्टिव्स रखेगा हाउस के सामने कि भाई ये बिल लाने के पीछे हमारे क्या उद्देश्य हैं, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। आपको टाइटल से ही क्लियर होता है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स। तो भाई महिलाओं को और सशक्त करने के लिए हमें बिल लाना है। इन ऑब्जेक्टिव्स को सामने रख के हमने इस बिल को लाया। तो वो ऑब्जेक्टिव्स रखेंगे और उस ऑब्जेक्टिव्स को हाउस में पास भी करवा के लेना है कि हाँ ठीक है, ओके भाई, हम बिल्कुल मानते हैं कि वुमेन्स का एम्पावरमेंट होना चाहिए। तो दो काम हो रहे, देखिए सबसे पहले हमने मेंबर्स को कॉपीज बांट दी उस बिल की। उसके बाद जिसने बिल रखा उसने ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं कि बिल लाने के पीछे हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और उन ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग पास करवा रहे हैं। हाँ ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स ओके हैं, हम लोग बिल पास नहीं कर रहे हैं। अरे अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, हम तो बस ऑब्जेक्टिव्स रख रहे हैं और ऑब्जेक्टिव्स को पास कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स पास हो जाते कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। एक बार ये दो काम हो गए, कॉपीज मिल गई सबको, ऑब्जेक्टिव्स एक बार रख के पास कर दिए। तो उसके बाद हमारे पास इस बिल को लेके रहेंगे कुछ ऑप्शंस कि इस बिल का क्या किया जाए। बेसिकली हमें तीन ऑप्शंस मिलेंगे, तीन ऑप्शंस हमारे सामने रहेंगे कि अब इस बिल का क्या करें। चलो इंडियन गैजेट में भी पब्लिश हो गया, ऑब्जेक्टिव्स भी रख दिए हैं, अब सामने क्या, तीन ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है हमारे पास उस दिन को उसी दिन रख के उसके ऊपर डिस्कशन करके एक तो पास किया जाए या रिजेक्ट किया जाए, या फिर कोई और एक दिन डिसाइड कर लिया जाए कि भाई आज नहीं, चलो 2 दिन के बाद इस बिल को रखा जाएगा और उस बिल पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि बिल को पास करना है या रिजेक्ट करना है। ये सिंपल ऑप्शन है। उसी दिन इस बिल पे रखो, बिल को रखो, डिस्कशन करो, पास या रिजेक्ट करो, या फिर कोई और समय दे दो उस बिल को पास या रिजेक्ट करने के लिए। ये एक ऑप्शन हो गया, ठीक है। सेम डे या फिर अनदर डे उस बिल पे डिस्कशन होगा, बिल को पास करना है या रिजेक्ट करना है इसको ले। सेकेंड ऑप्शन, या फिर उस बिल को पब्लिश किया जाएगा। किन के लिए? पब्लिकली। किस लिए? उस पे लोग क्या सोच रहे हैं, आपका क्या कहना है, लोग चाहते हैं क्या ऐसा कुछ बिल लाए, इसके ऊपर लॉ बने, तो उसके लिए पब्लिश किया जा सकता है, प्लेबिसाइट चेक किया जा सकता है, रेफरेंडम लिया जा सकता है। मैं ऑप्शंस रखता हूं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। या फिर उस बिल को भेजा जा सकता है सिलेक्ट कमिटी के पास। क्या रहेगा सिलेक्ट कमिटी, बताता हूं। और एक ऑप्शन है, या फिर उस बिल को भेजा जाएगा पार्लियामेंट के दोनों हाउस के जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी के पास, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी। 4 ऑप्शंस हमने रखे। पहला ऑप्शन तो था कि भाई उस बिल पे आज ही देख लो क्या करना है, या फिर 1-2 दिन में जो भी है वो डिसीजन ले लो। मतलब ना, अगर ऐसा किया हमने कि भाई सीधा सीधा हमने सेम डे रख दिए या फिर कोई अदर डे रख दिए, जैसा बिल है हम लोग उसको उसी हिसाब से पास या रिजेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं हो रहा उस बिल पे। एक तो ये ऑप्शन है। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है गवर्नमेंट के पास, मतलब पार्लियामेंट के पास, कि उसको पब्लिश कर दिया जाएगा, उस पर प्लेबिसाइट लिया जाएगा कि लोग क्या सोचते हैं, लोग चाहते हैं क्या कि इस तरीके से बिल आना चाहिए। तो देखो कि भले हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लेकिन हमारी सरकार या फिर हमारा पार्लियामेंट इतना दयावान नहीं दिखता कि आपके लिए पब्लिश किया जाएगा कि हाँ बताओ भाई गधो
क्या करना है, इस बिल को पास करना है या रिजेक्ट करना है, तो बड़ी मुश्किल से ही मिल सकता है। 2021-22 को मुझे याद है, बस ये रिपोर्ट आई थी बाद में कि मोदी जी ने इस बात को पब्लिश किया था और लोगों ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया, तब जाके अब ये बिल लाया जा रहा है। मैंने तो बहुत ढूंढा भाई, कहीं तो मिले कि कहाँ पब्लिश किया, कहीं नहीं मिला, लेकिन आया था, नोटिफिकेशन तो था। ठीक है, तो ऑफ कोर्स जुमलेबाजी तो 2014 से चल रही है, तो हो सकता है कि वो भी हो, ऐसे उस हिसाब से बता नहीं सकते, लेकिन अगर लगता है गवर्नमेंट को, बिल्कुल रखी जा पाएंगी, कोई बात नहीं है, उसको पब्लिश किया जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमने रखा है, या फिर उसको सिलेक्ट कमिटी के पास भेजा जाएगा। एक बात एकदम क्लियर रखो, अगर हमें प्रोसीजर ऑफ बिल को पूरी तरीके से देखना है तो हमें थर्ड ऑप्शन ही लेना पड़ेगा। और दूसरी बात, एक तो मैंने ये कहा कि अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं प्रोसीजर ऑफ बिल, इसको अगर पूरी तरीके से पढ़ना है तो हमें इसको सिलेक्ट कमिटी के पास ही भेजना पड़ेगा। और दूसरी बात, कोई भी वो मिनिस्टर या फिर कोई भी वो गवर्नमेंट जो चाहती कि नहीं ये बिल ना बहुत बेहतरीन बने, तो लगभग उसे सिलेक्ट कमेटी के पास ही भेजा जाता है। ये सिलेक्ट कमेटी क्या है समझा दूं मैं। टाइटल है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स, हमें महिलाओं के लिए, वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए ये बिल लाना है। ऐसे कई कानून हो गए हमारे कंट्री में महिलाओं को सशक्त करने के लिए, ठीक है, लेकिन चलो और फिर से हम लाना चाहते हैं। अब जो बिल है, जैसे भी बिल है, एक मिनिस्टर ने बनाया या फिर मेंबर ने बनाया, अगर हम उसी बिल को लेके एक एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट कर दे तो वो कमेटी तो और बेहतरीन तरीके से कुछ प्रोविजंस उसमें डाल सकती है। जो भी आर्टिकल्स हैं उसको और कैसे पावरफुल बनाया जाए उसके ऊपर काम किया जा सकता है कि नहीं। और उस कमिटी में ऑफ कोर्स अगर हम लोग कुछ लीगल एक्सपर्ट्स रखें, और दूसरी बात भी, वुमेन्स ज़्यादा अच्छे से जानेंगे ना कि हम कैसे इम्पोर्ट हो सकते हैं। तो अगर हम लोग ऐसी कमिटी अपॉइंट कर दें जिसमें कुछ वुमेन्स रखें या फिर कुछ लीगल एक्सपर्ट्स रखें, तो वो उस बिल को सही तरीके से और बनाएंगे। तो एक सिलेक्ट कमेटी अपॉइंट की जाएंगी, सिलेक्ट कमेटी टेम्परेरी रहेंगी, उसका काम कब तक, ये बिल जब तक है तब तक। सिलेक्ट कमेटी के मेंबर्स कहाँ से रहेंगे भाई, आपने जिस हाउस में उस बिल को रखा है उस हाउस में जितने मेंबर्स हैं ना उसमें से ही रहेंगे, उसमें से ही रहने वाले हैं, बाहर से नहीं रहने वाले हैं। लोकसभा में हमने एग्जांपल लिया, लोकसभा के ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो अगर सही में पार्लियामेंट चाहता है कि उस बिल को बहुत अच्छे से बनाया जाए तो वो बिल यही जाने वाला है, यही भेजा जाता है सिलेक्ट कमेटी में, ठीक है। या फिर फोर्थ ऑप्शन है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मतलब है तो वो कमेटी ही, बस फर्क ये है सिलेक्ट कमेटी उसी हाउस का था, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी राज्यसभा लोकसभा दोनों हाउस के कुछ मेंबर्स लिए जाएंगे, उनके पास वो बिल भेजा जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। हाउस में एवरेजली जितने बिल आते हैं पार्लियामेंट में, उसमें से, उन बिल्स में से 90% और 95% में फर्स्ट ऑप्शन यूज होता है, सेम डे या 2 दिन के बाद खत्म कर दो। बड़े मुश्किल से 2-5% के बिल ये जाते हैं सिलेक्ट कमेटी के पास, बड़े मुश्किल से। 2019 का किस्सा मुझे बहुत अच्छे से याद है, विंटर सेशन था, गवर्नमेंट मतलब 2018 का वो, क्योंकि 2019 में तो इलेक्शंस थे। तो उस सेशन में, विंटर सेशन में 33 बिल्स लाए थे पार्लियामेंट में। 33 बिल्स में से सिर्फ 2 बिल्स सिलेक्ट कमेटी के पास गए थे, 31 बिल्स ये ऑप्शन यूज किया गया था, ठीक है। ये ऑप्शन शॉर्टकट है, आपको अगर लंबा ले जाना है तो फिर आपके पास ये ऑप्शन है, लेकिन आपको बिल को बेहतरीन बनाना है तो यही ऑप्शन बेटर है। क्लियर, ठीक। तो हम इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे, तब जाके हम लोग पूरे प्रोसेस को देख पाएंगे। तो अगर हाउस के सामने जो 4 ऑप्शंस थे, उन 4 ऑप्शंस में से अगर हाउस ने थर्ड ऑप्शन मतलब सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने वाला ऑप्शन अगर डिसाइड किया, तो अब सामने वो बिल जाएगा, सामने एक स्टेज में जाएगा, लेकिन स्टेज को आप थर्ड स्टेज मत लेके जाओ, हम लोग सेकंड स्टेज में ही रहेंगे, सेकंड स्टेज में ही रहेंगे। लेकिन इस स्टेज को कहा जाता है कमिटी स्टेज। सेकंड स्टेज सेकंड रीडिंग में ही है, लेकिन हमने सिलेक्ट कमेटी के पास वो बिल भेजा, इसीलिए बस नाम दे रहे हैं हम लोग उस फेज को कि वो कमिटी स्टेज है। एक बार वो कमेटी स्टेज में बिल गया तो अभी कमेटी स्टेज में ऑफकोर्स क्या होगा, एक कमेटी अपॉइंट की गई, उसमें मेंबर्स रखे गए हैं। ऑफकोर्स वो मेंबर्स जो है वो उस बिल या फिर उस टॉपिक के एक्सपर्ट्स हैं। एक्सपर्ट्स का काम ये है कि वो देखेंगे कि बिल में क्या क्या है, क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोविजंस है।
उन प्रोविजंस को और बेहतरीन किस तरीके से बनाया जा सकता है, उसके लिए वो और यहाँ वहाँ से इंफॉर्मेशन निकालेंगे। लॉज और किस तरीके से मजबूत रह सकते हैं, हम उस हिसाब से जो है वो इंफॉर्मेशन निकालेंगे। और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर जब कोर्ट में केस जाता है ना, तो कोर्ट कुछ भी जजमेंट दे देता है बहुत बार। इसके लिए लॉज को इंप्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भी हाई कोर्ट, कौन सा हाई कोर्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, एक 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले का जजमेंट था हाई कोर्ट का। उनका कहना यह है कि भाई अगर कोई भी लड़का किसी लड़की को टच करता है, लेकिन टच करने के पीछे का इंटेंशन अगर गलत नहीं है, तो उसे रेप नहीं माना जाएगा, या फिर रेप का इंटेंशन नहीं माना जाएगा। इंटेंशन क्या मेजर होता है वेट मशीन में? कैसे आप सोचो ना, कैसे किस हिसाब क्या रह सकता है उसका। तो अगर लॉ सही नहीं रहे तो बहुत गड़बड़ हो सकती है, इसलिए कभी भी वो मजबूत रहना ज़्यादा जरूरी। अभी सुप्रीम कोर्ट में 5 तारीख को, 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 2-3 दिन पहले की बात, इतने इंपॉर्टेंट केसेस गए सुप्रीम कोर्ट। तो आजकल कहा जा रहा है अमृत काल में, समझ में नहीं आ रहा अब क्या कहे, सुप्रीम कोर्ट को भी बड़ा बुरा लगता है। अमित खालिद जो 5 साल से जेल में है, आर्टिकल 21 को लेके, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, उसका कितना बड़ा सवाल है भाई। लोअर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, बड़े आशा से सुप्रीम कोर्ट गए कि चलो भाई आप ही आखिरी किरण हो आशा की। 2 बैठे हैं, 2 बेंच भी ऐसा डिसाइड था कि दोनों के दोनों गुजरात के थे। लास्ट हाई कोर्ट, मतलब गुजरात हाई कोर्ट से आए हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में। एक लेडी होके गई है उमा त्रिवेदी नाम, वो भी गुजरात से ही हाई कोर्ट के वो जस्टिस थे, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में। उनके तो जितने भी बेंच में जितने भी केसेस आए हैं, सारे के सारे त्रिवेदी मैडम ने जजमेंट सब सरकार के फेवर में दिए, सब। अब ये भी जो 2 है वो गुजरात हाई कोर्ट से ही सुप्रीम कोर्ट में, एक आया 2030 को, दूसरे आए हैं साहब 2025 को। उनके सामने वो केस आया खलीद साहब का कि भाई क्या करिए इसका बताओ। कोर्ट कह रहा है कि नहीं, मामला तो बड़ा गंभीर दिख रहा है, तो इसके ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए। तो कार्रवाई हो, बेल नहीं मिलेंगी, और यहाँ से और 1 साल ये लोग किसी भी कोर्ट में और बेल के लिए अपील नहीं कर पाएंगे। 5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, आप बेल तो नहीं दे रहे हो, ऊपर से जो लगा रहे हो वो ये कि और 1 साल, मतलब यहाँ से 5 जनवरी 2027 तक वो लोग अभी कहीं नहीं जा सकते, उनको सड़ना है जेल में। और जब आपको ये समझ में आ रहा है, आप खुद बोल रहे हो कि नहीं भाई मामला बड़ा क्रिटिकल है, इसकी जांच हो, तो 5 साल में आप क्या कर रहे हो फिर? 5 साल में आप जांच नहीं किए, आपने अब तक केस नहीं बनाया, आपने अब तक केस कोर्ट में नहीं डाले, आप कर क्या रहे हो? आप कितनी सोचने वाली बात है। उसके बाद चलो वो तो हो गया, वो तो क्लियर हो गया भाई, आपको और रहना है साल भर, आपको नहीं मिलने वाला बेल, भूल जाओ। उसके बाद दूसरा केस आया उसी बेंच के सामने। मामला क्या था? इसके पहले आपने शायद, हमने बिल्कुल बात की होंगी, जिसको हम लोग कहते हैं सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेज में जितना भी प्रोडक्शन होता है हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे बाहर। अगर उसको एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर हम उसको देश में ही बेच, अच्छा एक्सपोर्ट करने के पीछे का क्या है मकसद? अगर एक्सपोर्ट करते तो हम उसके ऊपर क्या नहीं लेते हैं? टैक्सेस, याद है ना। अगर लेकिन उसको एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, अगर हम लोग देश में ही अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो टैक्सेस से कोई छूट नहीं है, आपको सारे टैक्सेस देने पड़ेंगे। गुजरात के सेज में है भाई साहब अदानी का पावर प्लांट, सेज में है, तो एक तो वो एक्सपोर्ट करे, अब एक्सपोर्ट तो भेज नहीं कर पाएंगा वो, तो उसको तो देश में ही बेचना है। लेकिन भाई अगर तू देश में बेचता है तो उसके ऊपर तो तेरे को कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा, ड्यूटी तो लगेंगी ना। 2006 से लेके उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पेंडिंग है। हाईकोर्ट मामला गया, अदानी कंपनी कह रहे कि हम नहीं देंगे, चलो कोई बात नहीं, नहीं दोगे, हम आपको सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट लेके आए, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट का अभी 2 दिन पहले का जजमेंट बता रहा हूं कि ठीक है, जो भी हो रहा है देश की सेवा में हो रहा है, ड्यूटी देने की जरूरत नहीं। क्या कर रहे हो भाई? क्यों? कौन है वो? धन्ना सेठ? अगर ड्यूटी निकालो 2006 से लेके तो 2025 तक, आप सोच सकते हो 19 साल का ड्यूटी, करोड़ों में जाएगा वो भाई, हमारे काम में आएगा, टैक्स का पैसा है, गवर्नमेंट ने लेना चाहिए, हमारे लिए काम करना चाहिए, आप उनको छोड़ रहे हो। नहीं मतलब हम कहाँ जा रहे हैं अमृत काल में, बड़ी सोचने वाली बात है। और लास्ट टाइम मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट में मैं आपको बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट पे डाउट रख के कुछ मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक बॉडी है, आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को संभालने का काम और डेमोक्रेसी को संभालने का काम सुप्रीम कोर्ट ने ही किया है और वही करने वाला है, डोंट वरी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक बॉडी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेस वो तो इंसान है। और गवर्नमेंट बहुत ही चालाकी से अपने लोगों को धीरे धीरे वो उस कॉलेजियम में लाना चाहती है या फिर ला रही है। पिछले 10 साल से वही हो रहा है
कैसे हो रहा है, हम इस टॉपिक को खत्म करने के बाद 2 दिन के बाद हम सुप्रीम कोर्ट ही पढ़ने वाले हैं, तब हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीजें चल रही है आजकल। एनीवेज चलो, मामला ये है कि उसको हमने भेजा अभी इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास। सिलेक्ट कमेटी के पास गया। सिलेक्ट कमेटी का कोशिश ये रहेगा कि उस बिल को वो बेहतरीन तरीके से बनाए। उसके लिए वो जो बिल के ओरिजिनल प्रोविजंस है उसमें बिल्कुल चेंजेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल चेंजेस ला सकते हैं, नए प्रोविजंस ला सकते हैं, नए आर्टिकल्स ऐड ऑन कर सकते हैं, पुराने आर्टिकल्स निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं, सारी चीजें बदल सकते हैं। उनको लगता है ना पहले 50 आर्टिकल्स थे, पूरा आर्टिकल्स निकाल के फेंक सकते हैं, नए आर्टिकल्स ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्टिकल्स में चेंजेस हो सकता है, ऑब्जेक्टिव्स में नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स चेंजेस नहीं हो गए, प्रोविजन चेंज किए जा सकते हैं पुराने। नहीं तो पता चला सिलेक्ट कमेटी कह रही है कि नहीं यार, अब जब से मतलब देश आज़ाद हुआ है, अब एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स ही चल रहा है, एम्पावरमेंट ऑफ मैन के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। एक काम करते हैं, ऑब्जेक्टिव चेंज करते हैं, एम्पावरमेंट ऑफ मैन ये लाएंगे। नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव्स को ऑलरेडी जो है वो परमिशन दे दिया है। आप उसे मजबूत करने के लिए अलग अलग प्रोविजंस रख सकते हो। तो सिलेक्ट कमेटी ने काम ये किया है कि सिलेक्ट कमेटी ने उस बिल को और मजबूत बना के रेडी कर दिया, और एक बार सिलेक्ट कमेटी ने उस बिल को मजबूत करके रेडी बना दिया तो अब ये कमेटी उस बिल को वही भेजेंगी जिस हाउस से वो आया था। मतलब एग्जांपल के लिए लोकसभा। तो एक बार अब ये बिल लोकसभा में आया सिलेक्ट कमेटी की तरफ से, तो यहाँ पे शुरू होगा फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं रिपोर्ट स्टेज। बिल्कुल भी सेकंड स्टेज और सेकंड रीडिंग से नहीं हटना है, हम सेकंड स्टेज सेकंड रीडिंग में ही हैं, बस इसे हम लोग कह रहे हैं रिपोर्ट स्टेज। अब देखो रिपोर्ट स्टेज में क्या होगा। बिल पूरा रेडी है ना, तो एग्जाम्पल के लिए समझ के चलो कि बिल में 110 आर्टिकल्स है एग्जाम्पल। तो रिपोर्ट स्टेज में अब क्या होगा, रिपोर्ट स्टेज में अब उस हाउस को एक ही काम है, रिपोर्ट स्टेज में उस बिल के हर एक आर्टिकल को हाउस के सामने रखा जाएगा, हर एक आर्टिकल पे डिस्कशन और उसके बाद उस आर्टिकल पे वोटिंग, ये होगा हर एक आर्टिकल पे। फर्स्ट आर्टिकल रखी गई, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, उसके ऊपर वोटिंग हुआ, वोटिंग में अगर वो पास हुआ चलो बगल में रख दो, सेकंड आर्टिकल लाओ, ठीक है। ऑफकोर्स देखो जब फर्स्ट स्टेज में थे हम लोग तो मैंने आपको कहा कि यहाँ पे कोई भी जो है वो डिबेट नहीं होता है, ठीक है, कोई भी मेंबर ना उसमें बदलाव नहीं बताता है। लेकिन यहाँ पे अब रिपोर्ट स्टेज में डिबेट होगा, यहाँ पे मेंबर्स चेंजेस बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वैसे भी यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। तो हर एक आर्टिकल पे डिस्कशन और हर एक आर्टिकल पे वोटिंग, ये इस रिपोर्ट स्टेज में होगा। पूरे के पूरे 110 आर्टिकल्स पे डिस्कशन और डिबेट एक बार हो गया तो अब फिनिश हो जाएगा आपका रिपोर्ट स्टेज। अच्छा, हो सकता है कि 110 आर्टिकल्स में से डिस्कशन के बाद जब वोटिंग हुआ तो हो सकता है 110 आर्टिकल्स में से 107 आर्टिकल्स पास हुए, 3 रिजेक्ट हो गए, हो सकता है भाई, पास करना है ना हमें आर्टिकल्स को, आर्टिकल्स पे हमने क्योंकि डिस्कशन और डिबेट लिया, ठीक है। चलो एक बार सारे आर्टिकल्स पे काम हो गया तो यहाँ पे अब फिनिश हो गया आपका कंप्लीट सेकंड स्टेज एंड सेकंड रीडिंग, फिनिश हो गया, ठीक। अब बिल जाएगा सामने, और सामने जो है हमारे पास कितने स्टेजेस बचे, और 3 स्टेजेस ना, 2 हो गए, तो अब है थर्ड स्टेज और रीडिंग भी है थर्ड। किस हाउस में हम लोग, अब तक राज्यसभा में नहीं गए ना, हाँ अब अभी हम लोग लोकसभा में ही है क्योंकि अभी वहां का काम पूरा नहीं हुआ है। फर्स्ट स्टेज में हमने फर्स्ट रीडिंग में हमने टाइटल डिक्लेयर किया, इंडियन गैजेट में पब्लिश किया। सेकेंड स्टेज में हमने कॉपीज दे दिया और ऑब्जेक्टिव्स रखा, उसको पास किया। हमारे पास 4 ऑप्शंस थे, हम गए सिलेक्ट कमेटी के पास। सिलेक्ट कमेटी के पास जाना मतलब ये हुआ था कमेटी स्टेज, उन्होंने उस बिल को बेहतरीन बनाया, हाउस में वापस भेजा। हाउस में वापस आने के बाद शुरू हुआ था उसका रिपोर्ट स्टेज। रिपोर्ट स्टेज में हर एक आर्टिकल पे डिस्कशन और वोटिंग, सारे आर्टिकल्स पे वोटिंग हुआ कि अब नेक्स्ट है थर्ड स्टेज और थर्ड रीडिंग। अब यहाँ पे वैसे देखा जाए तो कुछ काम बचा है क्या अब उस बिल पे, आर्टिकल्स पे तो डिस्कशन हो गया, आर्टिकल्स पे वोटिंग हो गया, अब भाई एक ही काम बचा है, बिल को पास करना है या रिजेक्ट करना है। बचा है क्या अपने पास, है ना भाई, तो एक काम बचा ना, सारा डिस्कशन हो गया भाई, जितना खूबसूरत करना था हमने बना दिया, सिलेक्ट कमेटी के पास उसको भेज के सारी चीजें हो गई। अब यहाँ थर्ड स्टेज एंड थर्ड रीडिंग पे
पूरे के पूरे बिल पे अब वोटिंग लिया जाएगा कि हम लोग बिल का क्या करें, बिल को रिजेक्ट करना है कि बिल को पास करना है। और थर्ड स्टेज, थर्ड रीडिंग में उस दिन जितने लोग प्रेजेंट है, प्रेजेंट में से जितने लोगों ने वोटिंग किया है उस वोटिंग के 1/2 इतना अगर उसको मेजॉरिटी मिला तो वो बिल पास हो जाएगा। ठीक है, कल ही देखा हमने मेजॉरिटी। ठीक, तो थर्ड स्टेज में हम पूरे बिल पे डिस्कशन और बिल पे वोटिंग लेंगे। बहुत बार यही कंफ्यूजन रहता है ना बच्चों को कि ये रिपोर्ट स्टेज और थर्ड स्टेज दोनों में अलग अलग काम हो रहे हैं। ये बिल्कुल लग सकता है कि भाई रिपोर्ट स्टेज में तो हमने काम खत्म ही कर दिया ना, थर्ड स्टेज की क्या ज़रूरत है। रिपोर्ट स्टेज में हमने आर्टिकल्स पे डिस्कशन लिया, आर्टिकल्स को पास किया या रिजेक्ट किया। आर्टिकल्स को पास रिजेक्ट करना ये बात अलग, और आपके बिल को पास या रिजेक्ट करना ये बात अलग। ठीक है, तो थर्ड स्टेज में बिल पे डिस्कशन होगा। चलो, एक बार उस बिल पे मेजॉरिटी मिला तो इसका मतलब ये बिल हुआ यहाँ से पास, मतलब एक हाउस से तो पास हो गया। लोकसभा का रोल फिनिश, ख़त्म। ठीक, अब जाएगा ये सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस मतलब अभी हमारे लिए एग्जाम्पल में तो राज्यसभा है, तो अब यहाँ रोल शुरू होगा राज्यसभा का। और राज्यसभा के लिए अभी हमारे पास स्टेजेस कितने बचे हैं, 2 स्टेजेस बचे हैं ना। तो फोर्थ स्टेज जो है, फोर्थ स्टेज ये रहेगा सेकेंड हाउस के लिए। आप सेकेंड हाउस कंसिडर करो, आप राज्यसभा ऐसे कंसिडर मत करो। अभी हमने फर्स्ट हाउस लोकसभा रखा है इसलिए सेकेंड हाउस राज्यसभा है। हो सकता था बिल पहले फर्स्ट हाउस राज्यसभा रहता तो तब तो सेकेंड हाउस लोकसभा रहता ना। तो सेकेंड हाउस के लिए जो स्टेज है वो फोर्थ स्टेज, वो फोर्थ स्टेज। ठीक है, वो राज्यसभा भी एग्जांपल के लिए हमारे पास है, वो लोकसभा भी रह सकता है। तो 2 स्टेज तो बचे थे, तो उसमें से एक स्टेज मतलब फोर्थ स्टेज हमने दे दिया राज्यसभा को। लेकिन हमारे पास कोई रीडिंग बचे है क्या? 3 ही रीडिंग थे ना, और तीनों की तीनों रीडिंग जो है वो फर्स्ट हाउस में हो गए। तो अब यहाँ सेकेंड हाउस में हमें कोई रीडिंग बचते हुए नहीं दिखता। लेकिन फोर्थ स्टेज में, मतलब जब वो सेकेंड हाउस में बिल जाता है तो फोर्थ स्टेज में उस बिल को पूरे के पूरे तीनों रीडिंग्स में से फिर से एक बार गुजरना पड़ता है, फिर से एक बार गुजर जाएगा। मतलब उस बिल को रखा जाएगा, टाइटल डिक्लेयर होगा, उसके बाद फिर सबको कॉपीज दिए जाएंगी। उसके बाद फिर लगता है तो सिलेक्ट कमेटी वहां पे भी अपॉइंट कर सकते हैं। क्यों भाई, राज्यसभा को अपने हिसाब से उस बिल को बनाने का है ना, राइट। सारे आर्टिकल्स पे वहां पे भी जो है वो डिस्कशन होगा और वोटिंग होगा। तीनों रीडिंग से उस हाउस से वो बिल गुजरने वाला है पूरे के पूरे। ठीक है, फोर्थ स्टेज में तीनों रीडिंग हो गए। तीनों रीडिंग हो जाने के बाद उस हाउस के सामने रहेंगे 4 ऑप्शंस। एक, वो इस बिल को पास करे, या वो इस बिल को रिटर्न करे कुछ रिकमेंडेशन देके, वो इस बिल को रिजेक्ट करे, या फिर राज्यसभा उसको विथ होल्ड रखे। और वो होल्ड पे कितने समय तक रख सकते हैं? 6 मंथ्स तक। अभी ये जो 4 ऑप्शन हमने रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन अगर यूज होता है पास करते हैं तो ठीक है, अब ये यहां से भी हो गया पास फोर्थ स्टेज से। अब वो नेक्स्ट स्टेज जाने वाला है फिफ्थ स्टेज। अगर रिटर्न किया तो क्या, सेकंड ऑप्शन अगर यूज करते तो ठीक है, उन्होंने जो भी रिकमेंडेशन दिए उससे वो रिटर्न जाएगा। लोकसभा पे कंपल्शन नहीं है कि इन्होंने जो भी बताया है वो उनको मानना ही है। उनको लगेगा तो चेंजेस हो गए, नहीं होगा नहीं लगेगा नहीं हो गए, जैसे कि वैसे उसको बिल को वापस भेज दिया जाएगा। अगर रिजेक्ट करते हैं तो उसके 2 मीनिंग निकलते हैं। रिजेक्ट कर दिया तो पहला मीनिंग कि बिल वही मर गया, खत्म, डेथ हो गया उसका। या फिर प्रेसिडेंट बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, जॉइंट सिटिंग, है ना, 2 उसके ऑप्शंस निकलते हैं। और अगर फोर्थ ऑप्शन अगर वो यूज करते हैं, 6 मंथ के लिए वो ऑन होल्ड विथ होल्ड रखते हैं, तो ठीक है, 6 महीने तक तो वो बिल कुछ नहीं, मतलब वो बस पड़ा है। 6 महीने के बाद फिर वो बिल का क्या भविष्य रहेगा वो डिसाइड होगा। 6 महीने के भीतर प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग अरेंज नहीं कर सकते। क्लियर? अगर ऑफ कोर्स राज्यसभा ने समझ के चलो इस बिल को पास कर दिया, तो अब यहां पे इस बिल का फोर्थ स्टेज भी फिनिश हो गया। अब बचा फिफ्थ स्टेज। और शायद अब ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि फिफ्थ स्टेज किसका होगा, प्रेसिडेंट का। यस, इन्हें कुछ रीडिंग वगैरह देने की जरूरत है क्या? है नहीं ना, इन्हें कोई जरूरत नहीं है, हाउसेस को वो रहेंगे रीडिंग्स।
लास्ट स्टेज, फिफ्थ स्टेज मतलब प्रेसिडेंट का स्टेज। इस स्टेज में जो बिल आया तो प्रेसिडेंट के पास यहाँ उस बिल को लेके रहेंगे तीन ऑप्शंस। एक तो वो बिल पास करेंगे, या फिर वो बिल रिटर्न करेंगे, या फिर उस बिल पे वो वेटो यूज करेंगे। ऑफ कोर्स अगर उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन यूज किया है, अगर उन्होंने बिल पास किया तो हो गया, मामला खत्म, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स, हो गया, लॉ बन गया, ठीक है। अगर उन्होंने सेकंड ऑप्शन यूज किया तो देखो मामला क्या हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन यूज करना है मतलब आपने रिटर्न करना है, मतलब ये कौन सा वेटो है? सस्पेंसिव वेटो। सस्पेंसिव वेटो आज तक एक ही बार यूज हुआ है, अभी भी मंडे को इसके ऊपर एग्जाम में आपने क्वेश्चन का आंसर दिया है, एक ही बार हुआ है ना, एपीजे ने किया है ना, एक ही बार हुआ है वो, एक ही बार। क्योंकि कैसा है ना, हमें लग सकता है कि सस्पेंसिव वेटो तो बड़ा इजी है यार, प्रेसिडेंट भेज ही सकते हैं, अरे कितना सर्कस है। अगर सस्पेंसिव वेटो भेजा गया, सस्पेंसिव वेटो अगर यूज किया, रिटर्न किया गया, तो अब फिर से लोकसभा में सारी कार्रवाई चलेंगी, फिर राज्यसभा में पूरी कार्रवाई चलेंगी, पास करना पड़ेगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। क्यों करना है इतना, है ना? तो ये बड़ा लंबा मामला है। और थर्ड अगर ऑप्शन यूज कर लिया, वेटो यूज कर लिया, वेटो यूज कर लिया मतलब हो गया, वो कोई एक्शन ही नहीं ले रहे, उस बिल को उन्होंने रखा है, वो बाद में अपने आप बिल ऑटोमेटिकली मर ही जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑफकोर्स उन्होंने अगर फर्स्ट ऑप्शन यूज किया तो बिल पास तो उस बिल का हो गया अब लॉ। क्लियर? तो इतना बड़ा प्रोसीजर रहता है, 107 प्रोसीजर ऑफ बिल, इस हिसाब से बिल पास होंगे। क्लियर? लेकिन मैंने तभी भी आपको बताया कि लगभग 90%, 95% बिल फर्स्ट ऑप्शन यूज होते हैं। उसी दिन उसको रिपोर्ट स्टेज में भेजा तो देखो ना, फिर बहुत मतलब सामने आपको और लंबा जाना है, लगभग उसी दिन उस बिल को रख के जो है वो पास किया जाता है। क्लियर है? चलो, यह हुआ प्रोसीजर ऑफ बिल। नेक्स्ट हम लोग मनी बिल और फाइनेंशियल बिल्स को देख ही लेते हैं। बेसिकली जब हम लोग मनी बिल के बारे में बात करते रहते हैं तब हम बात करते रहते हैं आर्टिकल 110 के बारे में। और जो फाइनेंशियल बिल्स हैं, तो फाइनेंशियल बिल्स हैं मतलब कोई एक पर्टिकुलर बिल नहीं है, ये दो बिल हैं, फाइनेंशियल बिल 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2। तो अगर हम लोग फाइनेंशियल बिल 1 के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब है हम लोग आर्टिकल 117(1) के बारे में बात कर रहे हैं, और फाइनेंशियल बिल 2 आर्टिकल 117(3). देखिए, जो चार टाइप के बिल्स हमने रखे थे तभी, उसमें से ऑर्डिनरी बिल और अमेंडमेंट बिल लगभग सेम प्रोसीजर से पास होते हैं, लगभग सेम प्रोसीजर से। मतलब आप इन दोनों बिल्स को, मतलब अमेंडमेंट और ऑर्डिनरी को, किसी भी हाउस में ले आओ, दोनों हाउस को लगभग इक्वल पावर्स हैं, दोनों हाउस उसको रिटर्न कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट उसको रिटर्न कर सकता है, वेटो यूज कर सकते हैं, पास, लगभग सब सेम प्रोसीजर है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं मनी बिल और फाइनेंशियल बिल की, तो थोड़ा सा मामला टेढ़ा हो जाता है और कुछ प्रोसीजर्स जो है वो अलग हो जाते हैं। तो क्या अलग प्रोसीजर्स लगते हैं ना, वो हम लोग 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं। उसमें आप डालिए फर्स्ट मनी बिल, आर्टिकल 110 मनी बिल। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम जिस बिल को मनी बिल कह रहे हैं उसमें ऐसे क्या खास बात रहती है, क्या पॉइंट्स रहते हैं, क्या टॉपिक्स, क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं कि हम उस बिल को मनी बिल कहेंगे। ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक तो चाहिए टॉपिक्स, तभी हम उसको मनी बिल कहेंगे। क्योंकि एक बार वो मनी बिल ऐसा डिसाइड हुआ तो भाई वो थोड़ा लोकसभा को बड़े प्रिविलेजेस मिल जाते हैं। तो कुछ पॉइंट्स तो रहे ऐसे कि लोकसभा को हमें प्रिविलेज देना, तो पॉइंट्स क्या है ऐसे कि हम उसे मनी बिल कहें। ठीक है, तो अगर पॉइंट्स देखते हैं, सब्जेक्ट्स देखते हैं हम लोग, टॉपिक्स देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक सब्जेक्ट्स रहे, तो हम उसे मनी बिल कह सकते हैं। तो अगर उस बिल में टैक्स को लेके कोई भी प्रोविजन है, अगर न्यू टैक्स इंट्रोड्यूस करना है या फिर जो टैक्स है उस टैक्स को अगर हमें बढ़ाना है, रिवाइज करना है, टैक्स बढ़ाना है, टैक्स घटाना है, नए टैक्स लागू करना है, टैक्स को लेके कोई भी सब्जेक्ट अगर उस बिल में है तो वो मनी बिल में आएगा। ठीक, एक टैक्स का मामला है। इसके अलावा उस बिल में पब्लिक डेब्ट को लेके अगर कोई प्रोविज़न है तो भी वो मनी बिल का हिस्सा है। पब्लिक डेब्ट देखिए, बजट में हम लोग इन सारी चीज़ों को पढ़ते ही है।
बेसिकली बजट जो है वो हमारे रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करता है कि हमारा लगभग कितना रिसिप्ट मतलब पैसा हमारा इनकम है और हम लोग कितना उस पर खर्च करेंगे। तो इंडिया में तो मामला ये हो जाता है कि हमारा बजट या डिफिशिट बजट ही रहता है, मतलब हमारे इनकम से ज़्यादा हमारा खर्चा ही ज़्यादा रहता है। अगर 100 रुपये इनकम है और 120 रुपये खर्चा है तो 20 रुपये जो ज़्यादा खर्चा है 120 का वो कहाँ से मैनेज होगा? तो उसके लिए फिर हम लोग लोन्स लेते हैं, डेप्थ लेते हैं, बोरोविंग करते हैं। कहाँ से? कई विंडोज़ हैं हमारे लिए, कम नहीं है। जाएंगे IMF, वर्ल्ड बैंक जाएंगे, IDA जाएंगे या किसी कंट्री से लेंगे। जापान ने लास्ट टाइम पे हमें 1% इंटरेस्ट से लोन दिया था। वो बात अलग है कि इंडियन गवर्नमेंट के बैंक से हमें फिर 10-12% से हमें लोन देती है, लेकिन उनको मिल जाता है, फ्री इंटरेस्ट में लोन मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब भी हमें लोन लेना है उसको लेके कोई भी अगर प्रोविज़न अगर रखना है बिल में, पहली बात तो पब्लिक डेप्थ के लिए आपने पार्लियामेंट का परमिशन लेना है। और पार्लियामेंट का परमिशन कहाँ से मिलेगा? बिल रखो, पास करके दिखाओ तो परमिशन मिला ना। तो ये पब्लिक डेप्थ वाला मामला भी आपके मनी बिल में आएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट, हमारे कंट्री का कंसोलिडेटेड फंड, और उस फंड से पैसा अगर निकालना है या डालना है, ठीक है, मतलब यहाँ पे रिसिप्ट आ रहा है या एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, ये पॉइंट्स भी आपके मनी बिल में आएंगे। कंसोलिडेटेड फंड को हमने लास्ट टाइम समझा था ना, क्या है कंसोलिडेटेड फंड, याद है कि नहीं है? भाई देखो, कंसोलिडेटेड फंड मतलब गवर्नमेंट का ऐसा ये फंड है जिसमें ये मेन फंड मतलब इसी में गवर्नमेंट का जो जितना पैसा आएगा ना वो पैसा इसमें रखा जाएगा और सरकार खर्च भी यही से करेंगे। मैंने देखो लास्ट टाइम आपने एग्जाम्पल दिया होगा, मैं फिर से दे दूँ नए बच्चों को एग्जाम्पल। भाई सबके घर में अपना अपना घर का कंसोलिडेटेड फंड रहता है। हमारे घर का कंसोलिडेटेड फंड आपको मिलने वाला है गोदरेज की अलमारी में। देखो टीन की गोदरेज की अलमारी, राइट वाला दरवाज़ा खोलोगे तो यहाँ तो हरी नीली साड़ियाँ रहेंगी, वो हमारे काम का नहीं रहता। लेकिन ये अगर खोलते हैं तो देखो यहाँ पे एक लॉकर रहता है, लॉकर खोलो, अंदर और एक लॉकर रहता है, इधर रहता है ना, हाँ वहाँ पर रहता है घर का पैसा, है ना। मम्मी वही लॉक करके रखती है पैसे, वही से पैसे निकालती है, वो हुआ हमारे घर का कंसोलिडेटेड फंड। जितना पैसा आया रख दिया, खर्च करना है वहाँ से कर रहे हैं। वैसे ही गवर्नमेंट जहाँ पे अपना सारा पैसा रखता है और पैसा खर्च करता है, उनके उस फंड को हम लोग कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि। तो संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड में जितना भी पैसा आ रहा है या फिर इतना आ रहा है इतना खर्च हो रहा है, ये प्रोविजंस अगर रखने हैं तो वो भी मनी बिल का ही पार्ट है। इसके अलावा गवर्नमेंट के सारे इनकम एंड पर्टिकुलरली एक्सपेंडिचर्स का ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग वाला भी प्रोविजन ये मनी बिल के नाम से ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ये 4 में से कोई भी पॉइंट्स रहे तो आप समझ के चलो ये मनी बिल है। मैं अब सिंपल बता दूँ, मैंने तभी भी आपको बताया हूँ कि मनी बिल मतलब क्या, अलग से कुछ नहीं भाई। मनी बिल मतलब हमारा बजट। बजट में पता है हम लोग क्या रखते हैं? बजट में हम लोग ये रखते हैं कि हम एक्सपेक्टेड इतना हमारा रिसिप्ट रह सकता है और इतना हमारा खर्चा रह सकता है। रिसिप्ट आएगा कंसोलिडेटेड फंड में आएगा, पैसा जाएगा कंसोलिडेटेड फंड में से जाएगा, है ये पॉइंट यहाँ पे। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि पैसा आएगा तो कहाँ से आएगा? मोदी जी ने क्या खदान खोद के रखे हैं? नहीं, टैक्स लगाएंगे, टैक्स से वो पैसा आएगा। तो टैक्स से पैसा आएगा तो देखो टैक्स लगाने का प्रोविजन, जैसे आपको कहा कि भले हम एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम को दिखाते लेकिन हमारा एक्सपेंडिचर्स ही ज़्यादा रहता है तो फिर उसको मैनेज करने के लिए क्या हम लोग कर्ज लेते हैं। तो कर्ज लेते हैं तो ये पब्लिक डेप्थ वाला मामला। और सरकार ने जो भी बजट पास किया है और सरकार जो भी उस बजट में पैसा खर्च कर रही है, भाई उस खर्च का सारा ऑडिटिंग अकाउंटिंग होगा ना, क्या करेंगे ना, तो ये भी देखो ये पॉइंट है। तो बेसिकली ये बजट के रिलेटेड ही सारे पॉइंट्स है इसमें, जिसको हम लोग मनी बिल कंसिडर करके जाएंगे। डन, ये पॉइंट्स को हम लोग मनी बिल कंसिडर करके जाएंगे। लेकिन बिल्कुल भी मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ नीचे रखता हूँ, जो हम लोग नीचे पॉइंट्स रख रहे हैं इसे बिल्कुल भी आपने मनी बिल में कंसिडर नहीं करना है। बहुत बार लग सकता है कि हाँ मनी बिल में जो ऊपर के पॉइंट्स है उसी के रिलेटेड तो है, लेकिन नहीं। देखो कौन से पॉइंट, अगर गवर्नमेंट किसी भी तरीके से किसी भी लोगों पे पेनल्टी लगाना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, घटाना चाहती है, उसको लेके अगर कोई बिल रखा गया पेनल्टी वाला, अगर उसमें पॉइंट है, मनी बिल के नाम से कंसिडर नहीं होगा, वो नहीं होगा वो पेनल्टी का। इसके अलावा गवर्नमेंट किसी भी तरीके से कोई भी
नया फीस लागू करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, घटाना चाहता है, फीस वाला मामला भी मनी बिल के नाम से कंसिडर नहीं होगा। ये सब ऑर्डिनरी बिल के नाम से रखे जाएंगे। आपको पेनल्टी लगाना है लगाओ, प्रॉब्लम नहीं है, बिल रखो ना, लेकिन मनी बिल के नाम से नहीं जाना जाएगा, ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, फीस ऑर्डिनरी बिल। क्योंकि देखो कैसा है कि टैक्स के रिलेटेड ये लग सकता है, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हो कि हाँ भाई पेनल्टी यस टैक्स या फिर फीस। नहीं, टैक्स अलग है, पेनल्टी और फीस अलग है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लेकिन टैक्स का ही है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि देखो ये किसके टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर उस बिल में टैक्स का तो मामला है, टैक्स लगाना, बढ़ाना, घटाना, कुछ भी, लेकिन वो टैक्स अगर लोकल बॉडीज के लिए के टैक्सेस हो तो वो मनी बिल कंसिडर नहीं किए जाएंगे। पहले इसको लिखो, मैं समझाता हूँ। लोकल बॉडीज के टैक्सेस का प्रोविजन मनी बिल के नाम से कंसिडर नहीं होता है। हमारे कंट्री में कितने टाइप के गवर्नमेंट्स हैं, तो ठीक है, बोलने के लिए हम बड़ा कॉमनली बोल देते हैं कि भाई 2 टाइप्स के गवर्नमेंट है या फिर 3 टाइप्स के गवर्नमेंट हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स के और भी टाइप्स है। जैसे एग्जांपल 3 टाइप के गवर्नमेंट्स देखो कौन कौन से हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट है और तीसरा लोकल गवर्नमेंट है। अब लोकल गवर्नमेंट में भी 6 टाइप्स हैं। विलेज पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, इधर कॉरपोरेशन है ना, अलग अलग हैं। तो सरकार एक ही है, लेकिन सारे सरकारों के हाथ में एक ही टाइप के टैक्सेस होंगे क्या? होंगे, फिर तो कैसे खाएंगे? अरे अलग अलग रहेंगे ना टैक्सेस। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं कि इनकम टैक्स हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया, क्या आप लगाओ भाई। प्रोफेशनल टैक्स हमने स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। और अगर आपने लोकल लेवल पे गवर्नमेंट बनाई है और उनके ऊपर कुछ काम भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली है कि भाई गांव के रास्ते आपको बनाना है, गांव के स्ट्रीट लाइट आपको लगाने हैं, गांव के स्कूल का प्रोविजन आप, तो सरपंच क्या घर से पैसा लाएगा भाई? उनको टैक्स लगाने का राइट रहेगा, तभी तो जो पैसा आएगा उसी से तो वो काम करेंगे ना, तो टैक्सेस तो वो भी लगाएंगे ना। तो लोकल बॉडीज के टैक्सेस लगाने के लिए प्रोविजन करना पड़ेगा पार्लियामेंट को कि भाई इन्हें ये टैक्सेस हम लोग दे रहे हैं, इन्हें ये सब्जेक्ट्स दे रहे हैं, ये इन सब्जेक्ट्स पे टैक्सेस लगा सकते हैं। तो लोकल बॉडीज के टैक्सेस के लिए अगर उन्हें बिल लाना है, उस बिल को मनी बिल के नाम से कंसिडर नहीं किया जाता। अगर यही स्टेट के टैक्सेस रहते हैं, सेंट्रल के टैक्सेस रहते हैं, तो फिर मनी बिल, लेकिन लोकल बॉडी के हैं, मनी बिल नहीं कंसिडर किया जाएगा। अब क्लियर? ठीक है, चलो ये हमने बातें देखी कि क्या मनी बिल में कंसिडर किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या प्रोसीजर कैसे चलता है। सबसे पहले एक बात को एकदम क्लियर करो, लास्ट टाइम भी हमने इसको पढ़ा है। मनी बिल कौन सा है, मतलब ये मनी बिल है या नहीं, ये डिसाइड करने का राइट सिर्फ एक ही पर्सन को है और वो है स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, स्पीकर ही डिक्लेयर करेंगे कि हाँ ये मनी बिल है। और ये राइट ना उनका प्रीशियस राइट है, और प्रीशियस राइट मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि उसके पीछे 2 रीज़न। क्योंकि हाउसेस तो हमारे पास 2 है, लेकिन जैसे राज्यसभा के स्पीकर नहीं कर सकते हैं डिसाइड, ना प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं, ना प्रेसिडेंट कर सकते हैं, सिर्फ स्पीकर कर सकते हैं कि यस दिस इज अ मनी बिल। दूसरी बात, उन्होंने एक बार बोल दिए कि यस दिस इज अ मनी बिल, उसकी स्टेटमेंट को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि भाई ये मनी बिल था नहीं था, नहीं था फिर भी उन्होंने कैसे मनी बिल कहा, नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने कहा कि ये जो राइट है ये बड़ा प्रीशियस राइट है उनका, बड़ा प्रिविलेज उनको मिला है कि वही डिसाइड कर सकते हैं और उसके खिलाफ हम किसी कोर्ट में भी नहीं जा सकते। ठीक है, तो स्पीकर का ये राइट। आप देखते हैं कि क्या प्रोविज़न लागू होते हैं। शांति से इसे समझो, मनी बिल तो समझ जाओगे, लेकिन जैसे सामने जाएंगे हम लोग फाइनेंशियल बिल, तो आप धीरे 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 कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगा। लास्टली मैं आपको सीधा इसके शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं वो बताऊंगा, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो मनी बिल है तो मनी बिल के लिए कभी भी फर्स्ट हाउस ये कंपलसरी लोकसभा ही होगा, कभी भी मनी बिल ये राज्यसभा में नहीं आ सकता। हो गया, राज्यसभा का पावर यहीं पे खत्म। अगर ये मनी बिल है तो मनी बिल पे प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है क्या? अच्छा, प्रायर रिकमेंडेशन मतलब देखो क्या है, इसको अच्छे से समझो ना, क्योंकि फाइनेंशियल बिल 2 में फिर मुझे ज़्यादा मेहनत लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रेसिडेंट बैठे हैं, मिनिस्टर आया और उन्होंने प्रेसिडेंट से कहा कि साहब हम लोग मनी बिल रख रहे हैं, और प्रेसिडेंट कह रहे कि ओके हाँ हम आपको परमिशन दे रहे हैं, आप रख सकते हो। उसने लिया प्रायर रिकमेंडेशन, मिला ना,
प्रेसिडेंट का मिला ना, ये है प्रायर रिकमेंडेशन कि प्रेसिडेंट उन्हें कह रहे हैं कि हाँ ठीक है आप रख सकते हो, हाँ मनी बिल है ना, हाँ ठीक है आप रख लो। तो पहले मिनिस्टर ने यहाँ से एडवाइस ली, एडवाइस लेने से अच्छा हम लोग ये कहेंगे कि परमिशन लिया, और प्रेसिडेंट ने फिर उन्होंने परमिशन दे दिया कि हाँ आप रख सकते हो। ये पॉइंट समझ में आया ना पक्का? प्रेसिडेंट ने खुद बोले क्या, ए भाई रखो ना, जाओ ना, आगे बढ़ो, ऐसा नहीं हुआ ना, बैठे थे ना आराम से, आया उनके पास कोई तो पूछा साहब रखे क्या, इन्होंने कहा हाँ भाई रख दो, ठीक है। प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है, मिनिस्टर या फिर वो कोई भी पर्सन अपने मन से उसे लोकसभा नहीं रख पाएगा, प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है। नेक्स्ट, ये बिल किस टाइप का होगा? बिल किस टाइप का होगा मतलब ये बिल दो टाइप के रह सकते हैं, या फिर कोई भी बिल दो टाइप का रह सकता है। एक तो वो पब्लिक मेंबर बिल रह सकता है या फिर वो प्राइवेट मेंबर बिल रह सकता है। तो याद रखिए कभी भी मनी बिल ये पब्लिक मेंबर बिल ही रहेगा। इसे कभी भी कोई मिनिस्टर ही रख पाएगा, कोई मेंबर नहीं रख पाएगा। मेंबर अपने तरफ से मनी बिल नहीं रख सकते, मिनिस्टर मतलब गवर्नमेंट ही इस बिल को रख सकता है। ऐसा नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर ही रखे, ऐसा कुछ नहीं है, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर भी रख सकता है। अरे आए नौबत तो प्राइम मिनिस्टर भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। खुद नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बजट रखा है। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने एक बजट रखा है। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी एक बजट रखा है। 3 प्राइम मिनिस्टर दिखते हैं, लेकिन वो मिनिस्टर रहना चाहिए, मेंबर नहीं रख सकता कोई, ठीक है। तो ये बिल पब्लिक मेंबर बिल है, मिनिस्टर ही इसे रख पाएंगे। देन बात करेंगे कि अगर ये बिल मनी बिल है तो मनी बिल पे राज्यसभा के क्या क्या अधिकार पहुंच सकते हैं। अभी हमने ऑर्डिनरी बिल देखा था तो राज्यसभा के पास कितने ऑप्शंस थे? 4। लेकिन अगर वो मनी बिल है तो मनी बिल को लेकर राज्यसभा के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। एक तो वो बिल पास करें या फिर उसके ऊपर रिकमेंडेशन रखें, मतलब वो रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न इन द सेंस रिकमेंडेशन रख सकते हैं कि आप भाई इस प्रोविजंस को थोड़ा सा चेंज करो, आप इस टैक्सेस को कम करो, बढ़ाओ, ग्रांट्स को बढ़ाओ, घटाओ, बता सकते हैं। लेकिन उन्होंने बताई हुई बातें मानना लोकसभा को बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पास करो या रिकमेंडेशन रखो, मतलब आप उसको बोल सकते हो लोकसभा को कि आप ये चेंजेस करो। लेकिन अगर ये बिल मनी बिल है तो मनी बिल को राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकते, रिजेक्ट करने का राइट नहीं है। इसके अलावा जो 4th ऑप्शन था ऑर्डिनरी बिल, वो 6 मंथ तक जो है वो रख सकते थे, ऑन होल्ड रख सकते थे। यहाँ 6 मंथ का कोई मैटर नहीं है। अगर वो बिल मनी बिल है तो राज्यसभा उस बिल को मैक्स टू मैक्स 14 डेज अपने पास रख सकते हैं। 14 दिन के अंदर उन्होंने जो डिसीजन लेना है वो लेना है। क्या ले सकते, ले लेके पास कर सकते हैं या फिर रिटर्न कर सकते हैं, और क्या ले सकते हैं। 14 दिन में अगर उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया तो वो बिल ऑटोमेटिकली पास हुआ, ये कंसिडर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो राज्यसभा हैंडीकैप हो जाता है मनी बिल को लेके। वैसे ही हमें देखना है कि प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के किस हद तक उनके पास ऑप्शंस रहेंगे, उनके राइट्स रहेंगे मनी बिल को लेके। ऑर्डिनरी बिल अभी हमने पढ़े, तो ऑर्डिनरी बिल को लेके जब वो बिल प्रेसिडेंट के पास गया था तो कितने ऑप्शंस थे? 3 थे। एक तो पास कर दो भाई, या फिर उसको रिटर्न मतलब सस्पेंसिव वेटो यूज कर सकते हो, या फिर उसके ऊपर वेटो यूज कर सकते हो। लेकिन अगर वो मनी बिल है तो मनी बिल को लेके प्रेसिडेंट बस 2 ही ऑप्शन यूज कर सकते हैं। एक तो उस बिल को वो पास कर सकते हैं या फिर उस पर वेटो यूज कर सकते हैं, ऑन होल्ड रख सकते हो, उसको रोक सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी भी हालात में प्रेसिडेंट मनी बिल पे सस्पेंसिव वेटो मतलब उस बिल को रिटर्न नहीं कर सकते। तो प्रेसिडेंट की भी जो है अधिकार कम हो गए, सस्पेंसिव वेटो नहीं, वेटो यूज कर लो। आज तक कभी किसी प्रेसिडेंट ने किसी भी बिल पे वेटो यूज नहीं किया, करेंगे भी नहीं। बेसिकली देखा जाए तो उनकी प्रायर रिकमेंडेशन से रखा गया है ना, नहीं करते वो, लेकिन फिर भी है उनके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो देखिए इतनी सारी चीज़ें जो बदल जाएंगी अगर ऑर्डिनरी बिल है तो। और एक चीज़ है रखते हैं हम लोग, मतलब पहले बात तो उस बिल के बारे में डिसीजन स्पीकर ही लेगा कि वो मनी बिल है कि नहीं है। पहले वो लोकसभा में ही आएगा, प्रायर रिकमेंडेशन पे ही आएगा। ऑर्डिनरी के लिए कोई प्रायर रिकमेंडेशन नहीं। ऑर्डिनरी बिल रखना है, अमेंडमेंट बिल रखना है, प्रेसिडेंट को पूछने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली रख सकते हो। लेकिन मनी बिल है आप पहले पूछो,
टाइप कौन सा है, मिनिस्टर ही रख सकता है। राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकता, 14 डेज के अंदर ही उन्हें जो है वो कार्रवाई करनी है। प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट, मनी बिल पे जॉइंट सिटिंग अरेंज हो सकता है क्या? ये तो अब कोई भी आंखें बंद करके बता देगा कि हो ही नहीं सकता। भाई मामला देखो कैसा है, बड़ा मामला, सीधा सीधा मामला है कि अगर मम्मी को ही बोलने का राइट है और पापा को सिर्फ सुनने का है, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट का मामला ही नहीं है ना। लेकिन दोनों को अगर राइट है तो फिर कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक। तो यहाँ तो राज्यसभा का तो है ही नहीं ना कुछ राइट, डिस्प्यूट ही नहीं है भाई, आपने तो पास करो नहीं करो वो तो बिल पास हो ही जाएगा। तो यहाँ जॉइंट सिटिंग अरेंज नहीं हो पाएगा। आर्टिकल हमने पहले ही देख लिया कि 117(1). पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि हम किस बिल को फाइनेंशियल बिल 1 कहेंगे या फिर कह सकते हैं। तो इसमें दो बातें रहना ज़रूरी हैं। एक तो इस बिल में आर्टिकल 110 के मतलब मनी बिल के कुछ पॉइंट्स, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स ऑर्डिनरी बिल के अगर मिक्स है तो, अगर मिक्स है तो समझाता हूं क्या रह सकता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने कहा कि अगर ये 4 पॉइंट्स है, 4 में से कोई एक है या फिर चारों के चारों पॉइंट्स है तो उसे हम लोग कहेंगे मनी बिल। लेकिन अगर नीचे के पॉइंट्स हैं तो ये मनी बिल कंसिडर नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल, एक बिल लाया है गवर्नमेंट ने, उस बिल में टैक्स प्रपोजल ये उसका टाइटल है, उसमें सेंट्रल टैक्स का एक प्रोविज़न है और दूसरा लोकल बॉडी के टैक्स का भी प्रोविज़न है। अब उसको हम लोग क्या मनी बिल कहेंगे क्या? नहीं। अच्छा, फिर उसको हम लोग ऑर्डिनरी बिल कहेंगे क्या? नहीं। क्या है मामला? मिक्स है। अब उसमें भाई ये जो आर्टिकल 110 है, आर्टिकल 110 उसमें से कुछ टॉपिक है और कुछ टॉपिक जो है वो जनरल है, ऑर्डिनरी है। तो इस बिल को हम ना पूरी तरीके से मनी बिल कह सकते हैं ना पूरी तरीके से हम इसे ऑर्डिनरी कह सकते हैं। उस बिल को कहा जाता है फाइनेंशियल बिल 1। डन? क्लियर? लिखो, मतलब उस बिल में एक तो मनी बिल के 4 पॉइंट्स है या 4 में से कोई भी एक पॉइंट है और उसी के साथ साथ कोई ऑर्डिनरी पॉइंट है तो जनरल, मतलब वो बिल हाइब्रिड है, मिक्स है, तो उसे फाइनेंशियल बिल 1 कहा जाएगा। तो देखो मनी बिल में जो प्रोविजंस थे ना, वो मनी बिल के प्रोविजंस फाइनेंशियल बिल के किस प्रोविजन से या फिर फाइनेंशियल बिल 1 के प्रोविजन मनी बिल के किस प्रोविजन से मैच करते हैं, पहले वो देखते हैं। जैसे प्रायर रिकमेंडेशन, फाइनेंशियल बिल 1 रखना है तो फाइनेंशियल बिल 1 भी कभी भी ये प्रेसिडेंट के ही प्रायर रिकमेंडेशन से रखा जाएगा। पूछना ज़रूरी है आपको, इनका परमिशन लेना ज़रूरी है। ऑर्डिनरी बिल के लिए था क्या? नहीं। मनी बिल के लिए था ना, फाइनेंशियल बिल 1 के लिए भी है। देन फर्स्ट हाउस कि ये बिल पहले, मतलब ऑर्डिनरी बिल तो किसी भी हाउस में आ सकता है, अमेंडमेंट बिल भी मैंने बताया आपको किसी भी हाउस में आ सकता है। मनी बिल लेकिन लोकसभा में ही आ सकता था। फाइनेंशियल बिल 1 देख रहे हैं, इसके लिए रूल क्या है? तो फाइनेंशियल बिल 1 भी ये पहले लोकसभा में ही आ सकता है, राज्यसभा में नहीं जा सकता। बस इतना ही आपको सिमिलर दिखेगा, इतना ही दिखेगा मनी बिल के साथ सिमिलरिटी। उसके बाद सारी चीज़ें ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब क्या? अगर यहाँ पे अगर हम लोग राज्यसभा के पावर्स देखें तो फाइनेंशियल बिल 1 पे राज्यसभा के पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जो ऑर्डिनरी बिल को थे। मतलब सबसे ज़रूरी बात कि राज्यसभा उस बिल को रिजेक्ट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑर्डिनरी वाला पॉइंट है, वो कर सकते हैं। अगर वो रिजेक्ट कर ही सकते हैं तो फिर जो जॉइंट सीटिंग वाला मामला है, फाइनेंशियल बिल 1 पे जॉइंट सीटिंग अरेंज हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। और रिजेक्ट कर सकते तो हो सकता है, जॉइंट सीटिंग अरेंज होता है, कोई इशू नहीं। तो हमने राज्यसभा को तो सारे ऑप्शंस दे दिए। प्रेसिडेंट को भी देखते हैं, तो प्रेसिडेंट के पास मनी बिल को लेके जैसे 3 पावर्स में से 2 ही पावर्स थे, एक पावर नहीं था रिटर्न करने का। अब ये है फाइनेंशियल बिल 1, तो इसको लेके प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे? सारे ऑप्शंस रहेंगे। मतलब प्रेसिडेंट उस बिल को पास कर सकते हैं या फिर उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। सस्पेंसिव वेटो यूज़ होता है, कोई इशू नहीं, और बाकी जनरल वेटो तो यूज़ होता ही है। तो इसलिए मनी बिल और फाइनेंशियल बिल 1 में जो सिमिलरिटी है ये बस 2 पॉइंट की है।
प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट हाउस लोकसभा, बाकी जनरल है। नेक्स्ट डालिए फाइनेंशियल बिल 2। बड़े मुश्किल से फाइनेंशियल बिल 2 आया तो आया, नहीं तो नहीं आया, ऐसा रहेगा। अब यहाँ मामला ये हो जाता है ना कि जो मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल का मिक्सअप बिल था उसे हमने तो कह दिया फाइनेंशियल बिल 1, मतलब दोनों बातें थी इसमें। इसमें क्या है फाइनेंशियल बिल 2 में? फाइनेंशियल बिल 2 में ना आर्टिकल 110 के रिलेटेड कोई बातें रहती है, ना ही ऑर्डिनरी बिल के बारे में बातें रहते हैं। दोनों रहते हैं फाइनेंशियल बिल 1 कहते हैं, सिर्फ आर्टिकल 110 के रहते हैं मनी बिल कहते हैं। ये नहीं रहते ऑर्डिनरी के रहते तो ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। लेकिन इसको हम लोग कह रहे हैं फाइनेंशियल बिल 2, तो इसमें रहता क्या है? तो इसमें रहता है कंसोलिडेटेड फंड को लेके कोई प्रोविजन, लेकिन वो प्रोविजन जो आर्टिकल 110 में नहीं आती। आर्टिकल 110 में जो प्रोविजन नहीं आती, मतलब जितने भी आर्टिकल 110 में प्रोविजंस आते हैं, देखो हमने आर्टिकल 110 में क्या लिखा था, हमने ये लिखा था कि आपके कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकालना है, डालना है, और भी एक दो चीज़ें आती हैं। लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत सारी प्रोविजंस रह सकते हैं ना कंसोलिडेटेड फंड को लेके। तो आर्टिकल 110 में जितना कंसोलिडेटेड फंड के बारे में लिखा है उसको छोड़ के अगर कोई भी नया रूल लाना है, उसको छोड़ के कोई भी नई चीज़ लाना है, तो फिर उसके लिए जो बिल रहेगा उस बिल को हम कहेंगे फाइनेंशियल बिल 2। फाइनेंशियल बिल 2 में एक ही पॉइंट है, एक ही टाइटल है, कंसोलिडेटेड फंड। लेकिन इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं है, बस एक ही टॉपिक है कंसोलिडेटेड फंड। लेकिन कंसोलिडेटेड का वो पॉइंट जो 110 के अंदर नहीं आता। क्लियर? बस ये टॉपिक है तो वो फाइनेंशियल बिल 2 है। तो एक टाइप का ये ऑर्डिनरी ही बिल है, लेकिन इसको ऑर्डिनरी बिल इसलिए नहीं कहते हम लोग ना, क्योंकि ये कंसोलिडेटेड फंड के रिलेटेड है। बस क्लियर है कि डाउट है इसमें कुछ? क्लियर? सारा मामला जैसे कि वैसे, मतलब सारा मामला जैसे कि वैसे, मतलब उसको पहले समझे। सारा मामला मतलब एक ही चीज़ है जो अलग है, बाकी ऐसा कुछ इसमें आपको अलग नहीं दिखेगा। ये बिल फाइनेंशियल बिल 2, ये बिल तभी हाउस में आ पाएगा, ये बिल तभी हाउस में आ पाएगा जब प्रेसिडेंट इसको रिकमेंड करे। लेकिन वो जो प्रायर रिकमेंडेशन देखा था ना, उससे अलग है ये। अब मैं आपको याद करके दिखाता हूँ। मैं आपको 2 बार उसी बिल के लिए तो मैंने समझाया आपको। मैंने कहा मनी बिल में जब प्रायर रिकमेंडेशन लिया जा रहा है तो प्रेसिडेंट आराम से बैठे हैं। मिनिस्टर आया और कहा कि साहब बिल रखे। प्रेसिडेंट ने देखा कि अच्छा मनी बिल है, हाँ हाँ बिल्कुल रख सकते हो, तो उसने परमिशन लिया, बिल रखा, प्रायर रिकमेंडेशन। फाइनेंशियल बिल ऐसा नहीं हो रहा है। फाइनेंशियल बिल 2 में हो ऐसा रहा है कि वो मेंबर्स अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट को लगता है कि भाई कंसोलिडेटेड फंड के लिए कुछ ना कुछ पार्लियामेंट ने अब नया रूल बनाना जरूरी है, और प्रेसिडेंट खुद रिकमेंड कर रहे हैं फाइनेंशियल बिल 2 को इंट्रोड्यूस किया जाए। समझ में आई बात? दोनों अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग है। तो ये जो है प्रेसिडेंट इसको रिकमेंड करेंगे कि आप इसको लेके रूल बनाओ, तब जाके ये बिल आ पाएगा। पार्लियामेंट खुद इसको लेके इनिशिएटिव नहीं ले सकता। ठीक है, बस यही अलगपन है और कुछ नहीं है। बाकी सीधा मैं नोट कर दूं कि इसके बाद जो भी मतलब प्रोविजन चले, प्रोसीजर चलेगा ना, ये ऑर्डिनरी बिल जैसे ही चलेगा। ऑर्डिनरी बिल जैसे मतलब क्या? ये बिल पहले कहाँ आ सकता है? कहीं भी आ सकता है। आप लोकसभा लाओ या राज्यसभा लाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसके अलावा राज्यसभा को क्या ऑप्शन रहेंगे? 4 ऑप्शन रहेंगे। पास कर सकते, रिटर्न कर सकते, रिजेक्ट कर सकते, 6 मंथ होल्ड पे रख सकते, कोई इशू नहीं है। आपके प्रेसिडेंट को भी 3 ऑप्शन रहेंगे, पास करें, रिटर्न करें, वेटो यूज करें। इसके अलावा जॉइंट सीटिंग बिल्कुल अरेंज होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जनरल है सारी चीज़ें। ठीक है, बस एक ही चीज़ अलग थी, प्रेसिडेंट इसको रिकमेंड कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर ना? कुछ डाउट इसमें? ठीक, 2021-2022 में स्टेट पीएससी में इसको लेके क्वेश्चन बना था। 4 सेंटेंस दिए गए थे। एक मनी बिल को लेके था, 2 फाइनेंशियल बिल 1 को लेके था, 1 फाइनेंशियल बिल 2 को लेके था। याद नहीं आ रहा पूरी तरीके से, लेकिन वो ऐसा था कि मनी बिल को रखने के लिए प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट का रहेगा। फाइनेंशियल बिल 2 पहले लोकसभा में ही आ पाएगा,
फाइनेंशियल बिल 1 पे जॉइंट सिटिंग अरेंज नहीं हो पाएगा। समझ में आई बात? इस तरीके से वो क्वेश्चन बना था, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि इसके अच्छे नोट्स बना के रखो, आपको भी क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। किस पे जॉइंट सिटिंग अरेंज हो सकता है, पहले कहाँ आ सकता है, प्रायर रिकमेंडेशन किसे लग रहा है, यही चीज़ें आपने ध्यान में रखना है। फाइनेंशियल बिल 2 तो बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। एक ही चीज़ आपने याद रखना है कि भाई इसको लेके प्रेसिडेंट रिकमेंड करते हैं, बस। इसके अलावा तो सब जनरल है। क्लियर? डन? चलो, हाँ बेटा, चलो एक लास्ट पॉइंट, थोड़ा समय है, हम लोग उसको ख़त्म कर ही लेते हैं, लेकिन थोड़ा आपको हेवी हो जाएगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। लेकिन फिर भी हम ये देखेंगे कि बिल किस कंडीशन में डिसॉल्व हो सकते हैं, बिल किस कंडीशंस में डिसॉल्व हो सकते हैं और किस कंडीशन में डिसॉल्व नहीं होते हैं, उसे देखने की कोशिश करेंगे। 6-7 पॉइंट्स हैं। फिर से ना, हमारा टाइटल ये है कि बिल्स किस कंडीशन में ये डिसॉल्व होते हैं और किस कंडीशन में डिसॉल्व नहीं होते हैं। पार्लियामेंट में कोई बिल लाया गया, कोई भी बिल ला सकते हैं, ऑर्डिनरी बिल है या फिर कोई भी बिल है, अमेंडमेंट बिल हो, कोई भी बिल हो। पार्लियामेंट में आपने पहले बिल लाया, पार्लियामेंट में आपने सबसे पहले उस बिल को रखा है लोकसभा में। एक बात अच्छे से याद रखना कि लोकसभा पापी है, और पापी ने मतलब, पापी कहने से अच्छा कहेंगे अनटचेबल्स है। हाथ लगा दो अस्पृश्य को, है ना, तो गड़बड़ हो जाएंगे। बस उसी तरीके से समझ के चलो तो थोड़ा सा ध्यान में रख पाओगे आप, ठीक है। एग्जाम्पल कि लोकसभा में किसी बिल को रखा गया, लोकसभा में उस बिल पे काम चल ही रहा है, राज्यसभा में तो गया ही नहीं, मतलब लोकसभा अब उस बिल के लिए बना है फर्स्ट हाउस, ठीक है। लोकसभा में वो बिल आया, लोकसभा में काम चल ही रहा है, उस बिल पे पूरा काम हुआ ही नहीं, लेकिन किसी भी कारण से अगर लोकसभा उस समय डिसॉल्व हो गई। अब लोकसभा किस कारण डिसॉल्व हो सकती है, कई कारण रह सकते हैं। अगर उसके 5 साल पूरे हो गए, या फिर प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया, प्राइम मिनिस्टर का डेथ हो गया, कैबिनेट ने रिजाइन दे दिया, प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को कहा कि कैबिनेट डिसॉल्व कर लो, तो लोकसभा भी अपने आप डिसॉल्व हो सकता है। इसके अलावा इनका बजट अगर रिजेक्ट कर दिया गया, इनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हुआ, कई रीजन है, इसमें से किसी भी कारण से लोकसभा डिसॉल्व हो गई, लोकसभा में बिल था, लोकसभा में काम ही चल रहा था, लेकिन उस टाइम पे अगर लोकसभा डिसॉल्व हुई तो बिल ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है, मर जाता है, वो नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि लोकसभा पापी है, हाथ लगाया ना उसने। अच्छा, इसके बाद फिर कभी वो बिल नहीं ला पाएंगे, हम लोग ला पाएंगे, लेकिन नए से बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। वो बिल खत्म, वो बिल खत्म। डन हो गया फर्स्ट पॉइंट। देखो सेकंड पॉइंट, किसी बिल को सबसे पहले लोकसभा में रखा गया, ठीक है, लोकसभा फर्स्ट हाउस बना था, लोकसभा ने उस बिल को पास कर दिया, लोकसभा ने पास करके उस बिल को भेजा राज्यसभा, राज्यसभा में वो बिल है, राज्यसभा में उस बिल पे काम ही हो रहा है, राज्यसभा से पास अब तक नहीं हो पाया, वो अभी राज्यसभा में समझ के चलो कि उस पे काम ही चल रहा है। राज्यसभा में जब वो बिल है, राज्यसभा में काम ही चल रहा है, और इस कंडीशन में किसी कारण लोकसभा यहां डिसॉल्व हो गई, तो वो बिल भी अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। लोकसभा में पास किया, राज्यसभा गया, यहां से अगर वो सामने निकल जाता ना, बच जाता। वो मारियो का गेम याद रखो हाँ बस, लेकिन वो यहाँ पे अड़का पड़ा था ना, इसलिए बिल डिसॉल्व हो गया, खत्म। यहाँ पे पहली बात तो ये इन दोनों कंडीशन में ही वो बिल डिसॉल्व होता है। उसके बाद जो भी हम लोग देखेंगे पॉइंट्स, इसमें डिसॉल्व नहीं होने वाला है, लेकिन देखो पॉइंट्स क्या है। अब सबसे पहले समझ के चलो कि राज्यसभा में बिल रखा गया, राज्यसभा बन गया है फर्स्ट हाउस, राज्यसभा में इस बिल पे काम हो ही रहा है, चल ही रहा है। लोकसभा गया क्या? ये नहीं गया, राज्यसभा में है, राज्यसभा में काम चल रहा है, समझ के चलो फर्स्ट रीडिंग हो गया, सेकंड रीडिंग हो गया, थर्ड रीडिंग में काम चल रहा है, यहाँ काम चल ही रहा है, और यहाँ इधर किसी कारण से लोकसभा डिसॉल्व हो गया। राज्यसभा में बिल था, राज्यसभा में काम चल ही रहा है, यहाँ काम पूरा होने के पहले ही यहाँ लोकसभा अगर डिसॉल्व हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल ये जिंदा रहेगा, डिसॉल्व नहीं होगा। अगर राज्यसभा ने पास करके अगर लोकसभा भेजा रहता और लोकसभा में काम चलता रहता, और तब अगर लोकसभा डिसॉल्व होती तो बिल डिसॉल्व होता। इन्होंने हाथ लगाया, पापी है लोकसभा, अब तक नहीं लगाया, यहां काम चल रहा है ना, तो बिल जिंदा है।
एग्जाम्पल के लिए सेम, पहले लोकसभा में आया, ठीक है, लोकसभा ने पास किया, चलो लोकसभा से निकल गया, राज्यसभा गया, राज्यसभा में काम चला, राज्यसभा ने भी पास कर लिया, चलो दोनों हाउस ने पास कर दिया। अब ये बिल गया है राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास है तो ठीक है, प्रेसिडेंट के पास 3-4 ऑप्शंस हैं, पास ही करना है उन्हें, करेंगे वो, आज नहीं तो कल कभी ना कभी करेंगे। अब तक उनका असेंट नहीं मिला, अभी वो प्रेसिडेंट के पास ही है, प्रेसिडेंट ने अब तक असेंट नहीं दिया, प्रेसिडेंट के असेंट के पहले अगर यहां लोकसभा डिसॉल्व हुआ तो भी इस बिल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल जिंदा रहेगा। मैंने कहा ना मारियो का गेम, निकल गया ना यहां से, राष्ट्रपति के पास है, नहीं मरने वाला बिल, बिल जिंदा रहेगा। ठीक है, दोनों हाउस ने पास किया, प्रेसिडेंट के पास है, प्रेसिडेंट एक्शन लेने के पहले अगर बिल, कोई बिल था, दोनों हाउस पास कर दिया, दोनों हाउस में पास होने के बाद फिर वो प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट के पास तो 3 ऑप्शंस रहते हैं, प्रेसिडेंट ने अगर सस्पेंसिव वेटो यूज किया तो सस्पेंसिव वेटो यूज करना मतलब वो बिल अब रिटर्न करना, मतलब प्रेसिडेंट ने उस बिल को रिटर्न किया है। और रिटर्न एग्जाम्पल के लिए सोच के चलो कि चलो ये बिल जो है लोकसभा में है, लोकसभा में है, पहले दोनों हाउस ने पास किया था, प्रेसिडेंट के पास किया, प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर सस्पेंसिव वेटो यूज किया, बिल रिटर्न है। और एग्जाम्पल लोकसभा में है, अगर लोकसभा यहाँ डिसॉल्व होती है इस कंडीशन में तो भी उस बिल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मान्य बिल, लोकसभा पापी ही है, लेकिन लोकसभा ने पहले उसको पास कर लिया था ना, ये प्रोसीजर पूरा हो चुका था ना रे बिल को पास करने के लिए, प्रेसिडेंट के पास गया था कि नहीं वो, अब प्रेसिडेंट ने उसको वापस भेजा है, तो अगर उस बिल को रिटर्न किया गया और इस टाइम पे लोकसभा डिसॉल्व होगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिल जिंदा रहेगा। लोकसभा में बिल लाया गया, लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा में बिल गया, राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट कर दिया तो इसके 2 मीनिंग निकलते हैं, एक बिल खत्म, लेकिन दूसरा मीनिंग ये भी निकलता है कि प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग अरेंज कर सकते हैं। यहां प्रेसिडेंट ने इस बिल पे जॉइंट सिटिंग अरेंज कर दिया, और जॉइंट सिटिंग अरेंज करने के बाद या जॉइंट सिटिंग डिक्लेयर करने के बाद अगर लोकसभा डिसॉल्व हुआ, जॉइंट सिटिंग डिक्लेरेशन के बाद अगर लोकसभा डिसॉल्व हुआ तो भी बिल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिल जिंदा रहेगा। मेरे ख्याल से कल परसों ही हमने जॉइंट सिटिंग पढ़ा है और उसमें हमने देखा है कि अगर प्रेसिडेंट ने जॉइंट सिटिंग अरेंज कर दिया, घोषणा दे दी और उसके बाद अगर लोकसभा डिसॉल्व भी होती है तो भी जॉइंट सिटिंग होता है, राइट, हाँ, क्योंकि बिल जिंदा है। एग्जाम्पल लेंगे, लोकसभा में बिल है, लोकसभा में बिल काम ही चल रहा है, लोकसभा ने उस बिल को पास नहीं किया और इस समय में पार्लियामेंट के दोनों हाउस या फिर लोकसभा एडजॉर्न हो चुका, लोकसभा में काम चल रहा था, लोकसभा ने अब तक उस बिल को पास नहीं किया और यहां लोकसभा एडजॉर्न हो गया, मतलब पार्लियामेंट एडजॉर्न हो गया। एडजॉर्नमेंट का मीनिंग समझ में आ रहा है ना क्या? एडजॉर्नमेंट होना मतलब उस दिन का है ना काम खत्म होना, या फिर बहुत हो गया भाई आपका सेशन खत्म होना, ठीक है, तो यहाँ सेशन खत्म हो गया मतलब वो सेशन खत्म हुआ, 6 महीने के बाद तो मिलना है ना। याद रखिए, इंडिया में पार्लियामेंट अगर एडजॉर्न होती है और एडजॉर्न होने के पहले समझ के चलो लोकसभा में भी बिल है और तब तक अगर वो बिल पास नहीं हुआ और वो हाउस एडजॉर्न हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल जिंदा रहेगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसके ऊपर फिर बात करेंगे, ठीक है। यहां एडजॉर्नमेंट के चलते भी वो बिल जिंदा रहता है। मैं फोर्सफुली इसलिए इस बात को बता रहा हूं क्योंकि अगर हम लोग इसी प्रोसीजर, इसी प्रोविजन को अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट में देखें तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो सेशन अरेंज होते हैं ना, उस सेशन में उन्होंने जो भी बिल लाया उसी सेशन में उन्हें उस बिल को पास करके रखना है। अगर वो बिल पास होने के पहले उनके हाउस एडजॉर्न हो गए मतलब सेशन खत्म हो गया, बिल खत्म, नेक्स्ट सेशन में उन्हें नया बिल लाना पड़ेगा। लेकिन इंडिया में वैसा नहीं है, एडजॉर्न भी हुआ तो भी बिल जिंदा रहेगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे। क्लियर? ठीक है, चलो ये 7 पॉइंट्स है आपके, किस कंडीशन में आपका बिल एडजॉर्न होगा या फिर डिसॉल्व होगा या नहीं होगा।